दोस्तों स्वागत है आपका इस यूपीएससी के सफ़र में। और जो जी जान से लगे हुए हैं मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ, और जो अपने प्रयास में लगे हुए हैं मैं उनका भी बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस, मेरी मोरिया की सीरीज़ चल रही थी आर्ट एंड कल्चर से, और उसको मैंने 2 वीडियोज़ को मैंने ऑन होल्ड रखा है। रीज़न्स के पीछे ये था कि मेरे पास मेल्स आई हैं, और रिगार्डिंग वो क्या, जो मेल्स में जो लिखा है मैं आपको बता देता हूँ कि सर प्लीज़ आप भी प्रशासन को छोड़ के अगर आप गुप्तकाल और चोला पे और जो इसके मंदिर निर्माण शैली पे थोड़ा विश्लेषण करके आप बता दीजिए, क्योंकि प्रशासन तो हमें पता ही हो जाता है। तो एज़ पर डिमांड ऑन सर्विस मैं गुप्तकाल फिर लेके आया हूँ, और बेसिकली ये टॉपिक कला और वास्तुकला पे ही है, एनालिटिकल पार्ट। फिर मैंने इसमें रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा खंगाला। करीब मान के चलें कि मैंने यूट्यूब, विकीपीडिया, भारत दर्शन, CCRT साइट गवर्नमेंट की, इग्नू की साइट, इंदिरा गांधी की साइट, यूट्यूब की वीडियोस, और कंपेयर किया, कंट्रास्ट किया कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं और कहाँ कमियाँ नहीं हैं, उनको उन्हीं गैप्स को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। माध्यम मेरा यही है कि जो लोग हिंदी से कर रहे हैं और जो बेसिकली जिनका बैकग्राउंड काफ़ी वीक है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले पाते, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से छोटी सी एक ओनली 2 सेंट एक हेल्प है, ताकि आप लोग अपने सपने को साकार कर सकें। और इस उम्मीद से चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, गुप्तकाल से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आखिर गुप्तकाल के अंदर हमें थोड़ा कुछ, क्योंकि देखिए गुप्तकाल के अंदर स्टार्टिंग से सबसे पहले मंदिर निर्माण स्टार्ट हुआ। और जो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि प्लीज़ एक बार एक ओवरव्यू देख लें अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने एनालिटिकल पार्ट ही रखा है मोस्टली, फैक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, क्योंकि यूपीएससी के अंदर फैक्ट्स महत्व रखते हैं बट इतने नहीं जितना कि पीसीएस में। सो ये वीडियो स्ट्रिक्टली जो बेस होगी वो गाइज यूपी IAS एग्ज़ाम प्रीम्स प्लस मेंस की होगी। मेंस और प्लस प्रीम्स दोनों ही, ये क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजन के पीछे ये है कि अगर आप लास्ट 2005 से अगर पैटर्न चेंज देखें, इतना पैटर्न चेंज हो गया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जहाँ पे लूसेंट भी फेल हो जाती है, और इवन दैट यहाँ पे बहुत सारे जो कोचिंग वाला उसके जो टेस्ट सीरीज है वो भी फेल हो जाती है। और हम सोचते हैं फिर घर आके यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, फिर गूगल पे सर्च मारते हैं, फिर मीन्स इतनी सारी डिस्कशन होती हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कोई किसी का आंसर ए है, किसी का आंसर बी है, तो इतने सारे गैप्स भी मिलते हैं। तो मैं आई होप मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि इसमें 34 पेजेस हैं गाइज, और कुछ 3000 शब्दों के अंदर है, 2995 शब्द के अंदर मुझे जो शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। देखिए गाइस, मौर्य काल के अंदर दो तरह की वस्तुकला, यानी सॉरी, गुप्त काल के अंदर दो तरह की वस्तुकला 2 प्रकार से ली गई थी। एक थी हमारी मंदिर मंदिर और दूसरा था आपका चट्टानों को काट कर मंदिर वस्तुकला। ठीक है गाइस, पर इसको सबसे पहले पढ़ने से पहले मैंने ये सोचा कि क्यों, आखिर इस गुप्तकाल में क्या है और क्यों मुझे पढ़ना है, कि आखिर यूपीएससी, क्योंकि मेरा टारगेट यूपीएससी है यहाँ पे, तो मैं यूपीएससी क्यों पूछना चाहता, क्या रीज़न। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये था कि यहीं से मंदिर निर्माण शैली का स्थापना हुई, यहीं से मंदिर निर्माण शैली को एक आधारशिला मिली। दूसरा पॉइंट ये था कि इस काल से ही यहाँ पर क्या नाम है, बहुत सारे अपडेशंस हुए। मीन्स मूर्ति कला के अंदर बहुत ज़्यादा, इवन दैट गुफाओं को काट कर भी कुछ ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अपडेशन, जो मीन्स उनका अपडेशन हुआ। तो गाइज फिर एक क्वेश्चन ये भी हुआ, आखिर क्यों मुझे पढ़ना है फिर। ऑफकोर्स क्योंकि यूपीएससी चाहता है, अब जैसे यूपीएससी वाले मैं भी वही करूँगा, तो ताकि हमें अपने पूर्वजों के बारे में जो हमारे हैं और हमें हमारी निर्माण शैली के बारे में हमें जान सकें, ताकि अगर कल को आप अगर यूपीएससी हिट करते हैं और आप आईएएस रैंक या फिर आईएफएस रैंक में अगर आप मतलब कि अगर सेलेक्ट होते हैं, तो एज़ पर अगर कल को इन फ्यूचर में अगर आप जैसे कि किसी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे कभी कोई डिबेट चल रही होती है गेस्ट रूम में या टी ब्रेक पे, तो आप उस डिबेट को काउंटर कर सकें और उनको हमारी शैली के बारे में बता सकें, प्रभावित हो सकें। यानी कि एक तरह से टूरिज़्म का भी अगर इनडायरेक्टली देखें दूसरे एंगल से, तो टूरिज़्म का भी विकास करता है, ताकि ऑफकोर्स वो लोग, आप ऐसे तर्क बताएंगे, वो अचंभे होंगे, वहाँ के यहाँ देखेंगे, तो डेफिनेटली इस तरह से टूरिज़्म विकास होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, व्हाट्सएवर। चलिए,
अब गाइस इस काल की वास्तुकृति में मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक महत्व है। इसके अंदर मंदिर निर्माण सबसे पहले हुआ। सेकंड पॉइंट इसमें जो है बड़ी संख्या में मूर्तियों तथा मंदिरों के निर्माण द्वारा आकार लेने वाली इस कला के विकास में अनेक मौलिक तत्व देखे जा सकते हैं, जिसमें विशेष यह है कि ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग होगा। इस देख रहे हैं यानी कि ईंटों के स्थान पर, अगर आप ध्यान से देखें, ईंटों के स्थान पर पत्थरों का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया, यानी कि पहला चेंजेस हमें यहाँ पे ये मिला एनालिटिकल पार्ट में। इस काल की वास्तुकला को 7 भागों में बांटा जा सकता है: राजप्रसाद, आवासीय गृह, गुहाएं, मंदिर, स्पूत, विहार एंड स्तंभ व्हाटसोएवर। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म, देख रहे हैं, ब्राह्मण धर्म के प्राचीनतम गुहा मंदिर निर्मित हुए। यहाँ पे जो ब्राह्मण धर्म से लेकर गुहा मंदिर, जो केव्स जो बोलते हैं, वो निर्मित हुए। ये भिलसा मध्य प्रदेश के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। मैं ये आपके लास्ट लेक्चर्स में बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। ये गुहाएं चट्टानें काट कर निर्मित हुई हैं। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ छोटा सा कि आगे आखिर ये हिस्ट्री क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। उदयगिरी के अतिरिक्त अजंता, गाइस, एलोरा, औरंगाबाद और बाग की कुछ गुफाएं गुप्तकालीन हैं। यहाँ पे कुछ गुफाएं, सभी नहीं है। इसमें 16 और 17 जो है गुप्तकालीन है। इस काल में मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर हुआ। इस काल के अंदर मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर हुआ, मीन्स स्टार्टिंग सपाट से लेके ऊंचे चबूतरों पर लेके गए। ये भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। शुरू में मंदिरों की छतें चपटी होती थी, बाद में शिखरों का निर्माण यहाँ पे ऐड किया गया। शिखर, चपटी। मंदिरों में सिंह, मुख, पुष्पण, गंग, यमुना की मूर्तियां, झरोखे आदि के कारण मंदिरों में अद्भुत आकर्षण यहाँ पे, यानी कि प्रतिमा है, उपमाएं दी गई हैं कि इस तरह से, मतलब कि एक तरह से आकर्षण मिलता रहा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मंदिर निर्माण के चरण गाइस। ये एक ऐसा जहाँ पे विजार्ड भी फेल हो गया और काफ़ी इवन दैट जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज थी, जो, क्योंकि मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी राइटर का कि कल को मेरे आगे क्लेम करे, तो फेल हो गए। क्योंकि चरण बेसिकली इंग्लिश मीडियम में दे रखे हैं, नितिन सिंघानिया के नोट्स में मैंने देखे ऑनलाइन, उसके में है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए जस्ट फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। तो आई होप मैंने ये ट्रांसलेशन किया है कहीं से, और अगर ट्रांसलेशन में कुछ कमी हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए चलते हैं पहले चरण पे। गाइस इसमें 5 चरण हुए टोटल इस गुप्त काल के अंदर। पहले चरण के अंदर वर्गाकार मंदिर बना। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि मंदिर क्यों, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें द्रविड़ शैली वैसे नागर शैली में मैंने डिफरेंस बताया, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए वर्गाकार, यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्क्वायर फॉर्म, नॉट रेक्टेंगल। जस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि ये वर्गाकार मंदिर था, यानी कि वर्गाकार मंदिर, पहला पॉइंट। जब स्टार्टिंग का जब चरण स्टार्ट हुआ, जब जैसे जैसे चंद्रगुप्त के बाद स्टार्ट हुए आगे, तो उसके बाद मंदिर श्रेणी में कुछ चेंजेस आए। उन्हीं चेंजेस को चरणों में हम अगर हमारे इतिहासकार देखते हैं, कुछ विभिन्नताएं देखते हैं, उन्हीं चरणों को मैंने यहाँ पे कोशिश करूँ समझाने की। देखिए जब स्टार्टिंग में जब मंदिर बने तो कुछ इस तरह का मंदिर था, देख रहे हैं, कुछ ऊपर शिखरा नहीं है। शिखर मीन्स वो जो यूँ कोन टाइप में जो होता है, जिसको हम शिखर कहते हैं अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड। सपाट छत, अब देखिए सपाट छत मीन्स देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वर्गाकार है, ये एक स्क्वायर फॉर्म में है। अगर आप ध्यान से देखें तो मंदिर का आधार काफ़ी नीचे रखा गया था, ये देख रहे हैं आप। मंदिर का आधार मीन्स, अगर मैं थोड़ी सी फिगर और मैं आपको क्लियर करूं, ये देख रहे हैं गाइस, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये देखिए मंदिर का बिल्कुल नीचे है, जस्ट ये देखिए, ये अगर बाउंड्री है तो ये इसके ऊपर है। और आज के समय अगर कोई दिल्ली में है तो वो भी आप मंदिर देख लें तो कितने डिफरेंस मिलेंगे। इसी तरह पिलर्स काफ़ी मोटे थे। पिलर्स मीन्स ये गाइस, ये चीज़ देख रहे, काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, और उस समय की कारीगरी आप सोच सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन कारीगरों में थे। अगर मैं इसको मैप में लेके जाऊं तो ये था, यानी गर्भगृह गाइस, ये चीज़, ये पोर्शन, ये जब देवी देवता की पूजा रखने के लिए ये इन्होंने गर्भगृह बनाया। यहाँ पे पिलर पर, यहाँ पे ये देखो ना, 4 पिलर्स, 1 2 3 4, इसको इसी को मैंने ड्राइंग शेप में रखा, और स्क्वायर से, यानी कि ये जो था ये स्क्वायर टाइप में था, यानी कि वर्गाकार में था। पहली स्टेज में ये था हमारा, जो ये एनालिटिकल पार्ट में मिला।
और इसी के बाद इस मंदिर के जो एग्जाम्पल्स, मंदिर नंबर 17 इसी को बोलते हैं, और इसको कंकाली देवी का मंदिर भी कहते हैं। सांची में, जो मध्य प्रदेश के अंदर है बेसिकली, ये कंकाली देवी मंदिर तेगुआ। ये देखिए चट्टी छत का ये छोटा सा मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, लगभग 5वीं शती ईस्वी का सुंदर नमूना है। इसके सामने मंडप है और इसके स्तंभों पर घपट, टलब और मानवाकृति समेत चैत्य बने हुए हैं। इस मंदिर में खुदी गंगा, यमुना और शेषाश्रय विष्णु की मूर्तियाँ गुप्त मूर्ति कला के सुंदर मीन्स यहाँ पे जो है विष्णु की जो मूर्ति थी, जो यहाँ पे मतलब स्थापित एक तरह से करी गई थी। क्योंकि ऑफ कोर्स गुप्त कला था तो हिंदू ब्राह्मण से रिलेटेड था, तो डेफिनेटली इसमें अब बुद्धिज्म का काफ़ी ज़्यादा ह्रास हुआ। और ये आने वाले चरणों में देखिए चरण 2 यानी कि चरण 2, इसमें हमने क्या क्या चेंजेस देखे। अब पहले फिगर देखते हैं गाइस। चरण 2 के अंदर देख रहे हैं कुछ इस तरह के मंदिर बनने स्टार्ट हुए, यानी कि एक वर्गाकार, पहली बार वर्गाकार। ऑफ कोर्स अभी तक ये वर्गाकार ही चल रहा है, ध्यान रखिए, इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, वर्गाकार। क्योंकि यहाँ से मुझे फिगर क्लियर नहीं हो रही थी क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने गूगल से दूसरी फिगर निकाली, क्योंकि मुझे एक प्योर एक एनालिटिकल पार्ट मुझे मिल सके, तो मैंने दूसरी फिगर भी रखी। फिगर इसलिए ताकि ऑफ कोर्स पहले लेक्चर की तरह कि हमारे जो सर्टेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते रहें। ऊपर सपाट छत, अब देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब उच्च मंच मीन्स पहले के मंदिर, अगर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ, देख रहे हैं, अगर इसमें मैं आपको लेके चलूँ हल्का सा, तो जो पहले के मंदिर थे ना वो बिल्कुल देख रहे हैं नीचे रखे गए, ये देखिएगा बिल्कुल नीचे रखे गए जो। लेकिन अब के जो मंदिर थे, जो सेकंड चरण में जो चला, जो जिसको पार्वती कहते हैं, ये सेकंड मंदिर में जो चला वो बेसिकली अब जो है हल्का सा इन्होंने देखे ना, ये अगर मंदिर है तो ये देखिए करीब 4 देख रहे 4 से 5 फुट का गैप मीन्स ऊंचा उठाया गया है। तो अब ऊंचे मंच रखे गए, गर्भगृह के आसपास घेरा किया गया, मीन्स घेरा देख रहे हैं इस तरह का, ये इस तरह का ये घेरा कर दिया गया। मैंने यहाँ से हमें जो चेंजेस मिले, पहले वाले मंदिर में हमें घेरा नहीं मिला था, अब यहाँ पे हमें घेरा मिला, बट साथ में हमें यहाँ पे ऊंच मंच मिला। और अब मंदिर में 2 फ्लोर बने, 2 फ्लोर मीन्स देख रहे ना 1 2 यानी 2 फ्लोर बनने अब हमें एक तरह से देखिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है पार्वती मंदिर, और जो ये है नचना कुतारा मध्य प्रदेश में गाइस, ठीक है। अब इसका तृतीय चरण देखते हैं। तृतीय चरण में हमें जो है बेसिकली हमें क्या कहा गया तृतीय चरण के अंदर गाइस, ये रहा देखिए। तृतीय चरण के अंदर अगेन वर्गाकार, अभी भी जो मंदिर है वर्गाकार ही है। शिखर की अवधारणा शुरू होगी यहाँ से, यानी कि अब जो इस पे जो कोन टाइप का था वो स्टार्ट हुआ, लेकिन शिखर अभी भी कम ऊंचा ही था। मीन्स अभी तृतीय चरण के अंदर भी जो शिखर थे वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे, अभी भी वर्गाकार शिखर था। मीन्स वर्गाकार टाइप में जो जो वर्गाकार के टाइप में शिखर थे, स्तंभ अब इसमें जोड़े गए, अब साथ में इसमें स्तंभ जोड़े गए और उच्च मंच जारी रखा गया। साथ में पंचायतन शैली के मुख्य मंदिर और प्लस 4 सहायक धार्मिक स्थलों का परिचय। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है इस टॉपिक का, देख मतलब 5 तरह की मूर्तियाँ रखी गई, बीच में हमने विष्णु की मूर्ति रखी, साथ में हमने 4 साइड भगवान को भी देना स्टार्ट कर दिया गाइस। ये मैंने फिगर उठाई गूगल से। अब इसको एनालिटिकल पार्ट में देखते हैं। देखिए अधा मंडपा ये इस तरह से, दूसरा मंडपा ये रहा गाइस, तीसरा महामंडपा ये देख रहे ये रहा, फिर ये जो 5वां था ये गर्भगृह था, देख रहे हैं अंतरला ये आपके इस तरह से। और जो लेकिन जो ये 9 ये इसके सहायक धर्मीय स्थलों का एक तरह से परिचय देने लग गए, यानी कि साइड में भी जो है मंदिर से जो क्या नाम है मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित करने लगी। तो यही एक तरह से पंचतायन को शैली का नाम इसमें जो है दिया जाता है। इसी तरह मैंने फिगर्स को दिखाया, देख सकते हैं दुर्गा, सूर्य, गणेशा, विष्णु, और यहाँ पे
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 तरह के मंदिर और 5 देख रहे हैं आप इस तरह से। तो ये आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब मुख्य मंदिर आयताकार में, अब लेकिन मुख्य जो मंदिर था अब यहाँ पे आयताकार में बनना स्टार्ट हो, और लेकिन प्लस नागर शैली के अग्रदूत मीन्स अब नागर शैली यहाँ से पूर्ण रूप से एक तरह से विकसित होने लग गई, और यहीं से इसका मूल्यांकन भी स्टार्ट धीरे धीरे हुआ। इसी तरह इसका जो था दशावतार मंदिर, देवगढ़, उत्तर प्रदेश। गाइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर हमारे देश का, क्योंकि इसी मंदिर से हमें एक आधार मिला। अब मैं पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखिए ये इसकी दूसरी फिगर ये रही, देख रहे हैं, यहीं से यानी शिखर जो है नुमा है। अगर हाँ यूपीएससी यहाँ ट्रिक कर सकते हैं कि क्या ये मंदिर पूर्ण अवस्था में है अभी भी, तो आप देख रहे हैं कुछ खंडित अवस्था में स्टार्ट हो गया ये मंदिर। तो यहाँ पे भी यूपीएससी यहाँ पे आपसे गूगली मारने की कोशिश करेगा क्योंकि कंफ्यूज कर सकते हैं ये गाइस। और इसी तरह आपका ये दुर्गा टेम्पल है होल, ये देख रहे हैं गाइस, ये इस तरह से। फिर ये मैंने गूगल से निकाला बिल्कुल क्लियरिटी पिक्चर लाने के लिए। ये देखें बिल्कुल पत्थर नुमा, अगर हम देखें इसको बिल्कुल ही ईंटों से ना बन के पत्थर नुमा, ये जो है आपका मंदिर है। तो इसी तरह दशा मंदिर देवगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है गाइज, और दुर्गा मंदिर ऐहोल कर्नाटका। प्लीज़ इसको रट्टा मारने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं टेम्पल टेक्नोलॉजी मीन्स आखिर ठीक है मंदिर समझ आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट ये है कि आखिर क्या फंडे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि कभी कभी मंदिर निर्माण में हम लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और ये कुछ देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर पहले चरण में देखें तो ये आपने ये मंदिर देखा था, बीच में गर्भगृह था और स्क्वायर टाइप में था वर्गाकार, और यहाँ पे मंडपा था और ये 4 तरह के पिलर थे, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हैं ये नागर शैली का एक पूर्ण विकसित यानी 4 तरह से 1 2 3 4 ये आपकी सीढ़ियाँ हो गई, ये गाइज ये आपका हो गया शिखर, ये देख रहे हैं ये हो गया शिखर, 4 साइडेड पिरामिड विद रिकॉग्नाइज्ड टाइम, बाकी इन्हें क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। और इसी तरह देख रहे हैं ये पिलर्स दे दिए इसने, ये इस तरह से पिलर बीच में, फिर इसके बीच में गर्भगृह रखा गया और यहाँ पे मूर्ति स्थापित रखी गई, मूर्ति स्थापित यहाँ पे रखी गई, और अलग अलग तरह के जो मंदिर जो निर्माण शैली का जो है विकास हुआ। इस आगे चलते हैं स्टेज 4। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको थोड़ा सा एनालिटिकल देखें तो आयताकार मंदिर, पहली बात, पहले हमारा वर्गाकार चल रहा था गाइस, फिर इसमें भी शिखर हुए, लेकिन इसमें उच्च मंच हो गए, यानी मंचों को काफ़ी ज़्यादा उच्च रखा गया। साथ में पंचायतन शैली इसमें पूर्ण विकसित, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है तेर मंदिर, सोलापुर, महाराष्ट्र। अब ये तेर मंदिर कैसा दिखता है गाइस, ये मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। ये देखिए, ये कुछ एक अलग अलग शैली, एक अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में जिस तरह से मंदिर चलने स्टार्ट हुए, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेज गाइस 5वां, ये बड़ा ही जिसको बोलते हैं क्रिएटिव माइंड से था, और इसमें जो 5वीं स्टेज के अंदर था गोलाकार मंदिर, और इसमें ऊपर शंकु टाइप रखा गया था। इसका एग्जांपल है मनियार मठ, मीन्स ये देख रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना, ये इधर से दिखाया मैंने, ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह से लास्ट स्टेज में कुछ डिफरेंट टाइप के इस तरह के मंदिर भी बने थे, इन्होंने बनाए। ये देख रहे हैं ये शंकु टाइप का ये बन गया, पर देखिए मंदिर कितना बड़ा, ध्यान से देखिए, ये पब्लिक खड़ी है और ये मंदिर फिर भी बड़ा है। और ये मैंने गूगल से निकाला इसको, और ये देख रहे हैं अंदर का सीन है। और एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी कि ये ईंटों से बना हुआ है। पहली बात, फिगर देखते आपको दिमाग में सेट होना जाना चाहिए कि ये पत्थर से ना बन के ईंटों से बना हुआ है। तो ये 5 तरह की जो शैलियाँ रखी, क्योंकि इसमें एक सर्कुलर फॉर्म इन द सेंस गोलाकार फॉर्म में जो ये मंदिर बनाने की मीन्स चेष्टा करेगी। अगर मैं कंपेयर करूं तो चिंकीज़ जापानीज़, जो जापानीज़ और कोरिया के जिस तरह के मंदिर जो वहाँ रहने टाइप का जो बनाया जाता है, आपने पिक्चर भी देखी होगी, तो उसमें समानता कुछ इस तरह से मिलती है। तो ये कुछ सर्टेन चरण थे जो हमारे इतिहासकारों ने एनालाइज किया धीरे धीरे। और नाउ
कुछ रेक्टाफिकेशन जो आपको मग ऑफ रखना ही है, ताकि इसका कोई तोड़ तो दे सकते हैं बट कोशिश करें समझने की और साथ साथ पढ़ने की। देखिए, गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों से बनाए जाते थे। साथ में भित्तर गांव का मंदिर ईंटों से ही निर्मित है। तो भित्तर गांव का मंदिर प्लीज़ इसको कोशिश करें दिमाग सेट करने की। गुप्तकालीन के महत्वपूर्ण मंदिर गाइज, इसमें पहले है एक विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर है तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इसी तरह शिव मंदिर, भुमरा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर, नचना कुठार, यूपी। दशावतार मंदिर, देवगढ़ गाइस। इसी तरह शिव मंदिर, खो, नागौद, मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर यानी लक्ष्मण मंदिर, ईंटों द्वारा निर्मित, यह भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे जो आपको चरणों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक जो कंसेप्ट आपके क्लियर होने की होते रहेंगे। चलिए गाइज, अब चलते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट। अगर मैं बोलूँ तो ये गुप्त काल में मूर्तिकला सबसे ज़्यादा उम्दा थी, तो ये भी एक टॉपिक है। और इस काल में 3 तरह की मूर्तियाँ बनी गई गाइज। पहली थी बुद्ध की मूर्ति, दूसरी थी जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ, और तीसरी थी हिंदू धर्म की मूर्तियाँ। जो एनालिटिकल पार्ट मिला। चलते हैं, देखिए गुप्त, इसका ओवरव्यू देखते हैं। गुप्तकालीन कला का सर्वोत्तम पक्ष उसकी मूर्तिकला है। दूसरा पॉइंट इसमें मिला, गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र। अब यहाँ पे जो प्रमुख केंद्र थे, जो कुषाण जिसको बोलते हैं कनिष्ठ के शासन में, वो उसका मथुरा था। और यहाँ पे अब मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र हो गए। ये 3 चीज़ यहाँ पे जो गुप्त काल के जो मतलब कि यहाँ पे चेंजेस हमें मिले देखने को। इसकी अधिकांश मूर्तियाँ हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थी। विष्णु, दुर्गा, ये बाद में आए, ब्रह्मा। गुप्त काल की मूर्तियों में कुषाण कालीन नग्नता एवं कामुकता का पूर्ण लोप हो गया। मीन्स गुप्त काल जो कुषाण कालीन जो मूर्तियां थी वो पहले नंगी अवस्था में ज़्यादा दिखाई गई। अवस्था उन पे जो कपड़ों को इतना विशेष महत्व ना देते हुए उसके मीन्स उसकी नंग अवस्था को दिखाना, और गुप्त काल में यहाँ पे कपड़े पहना दिए गए। ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पार्ट है। और एक बात और, यहाँ पर इन मूर्तियों में भाव पक्ष को दिखाने की बहुत ज़्यादा चेष्टा की गई। कुषाण काल में ऐसा नहीं था। कुषाण काल में हास्यास्पद था, ठीक है, मूर्तियाँ बना दी हो गया। लेकिन गुप्त काल की मूर्तियाँ कुछ कहना चाहती थी, तो ये भाव पक्ष की तरफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रखता है। अब गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए मूर्तियों में वस्त्रों के प्रयोग का प्रारंभ कर दिया। देखा, यानी कि यहाँ से अब मूर्तियों में वस्त्रों का प्रयोग होना यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसी तरह गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता है कि इन मूर्तियों में शालीनता, सरलता, अध्यात्मिकता के भावों की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मीन्स ये मूर्तियाँ एक तरह से अभिव्यक्त करती हैं शालीनता को, अध्यात्मिकता को और सरलता को। गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों को सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति। अब गुप्तकालीन मूर्तियों में हम पहले बुद्ध की मूर्तियों को देखेंगे। जो सारनाथ में जो बैठे हुए मूर्ति, जो बुद्ध की मूर्ति है गाइस, वो कुछ इस तरह से देख रहे हैं। ये मैंने गूगल से उठाया, किसी साइट से उठाया मैंने, गवर्नमेंट साइट से, और देख रहे हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह मथुरा में हमें मिली बुद्ध की खड़ी मूर्ति। अब यूपीएससी यहाँ गेम खेलता है, क्यों? फैक्ट्स इतने वो रट्टा मारते रहते हैं, समझ आता नहीं है। वो बोलते हैं खड़ी थी बुद्ध, अब लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यार खड़ी थी, बैठी थी, लेटी हुई थी। तो मैंने कोशिश करी है एनालिटिकल पार्टी डालने की, क्योंकि हमने देखा होगा डेट्स फिगर्स मैंने बिल्कुल इग्नोर किए हैं, क्योंकि यूपीएससी डेफिनेटली यूपीएससी है, एसएससी और ये पीसीएस नहीं है कि आपको फैक्ट्स रटने हैं। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि एक आईएएस बनना है तो आपको विश्लेषण पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए यूपीएससी विश्लेषण पार्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है कि आप में विश्लेषण की क्षमता अभी से स्टार्ट हो जाए। यानी आप आईएएस बन गए फिर विश्लेषण करेंगे तो नहीं, आप अभी से ही किसी चीज़ों को, हर एक पहलू को 3 तरह से 4 से 5 तरह से सोचने की हिम्मत आप में होनी चाहिए कि हाँ ये आंसर इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस मुद्दे का हल सोल्यूशन इस तरह से हो सकता है।
इसी तरह मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति ये मिली, देख रहे हैं कितना भव्य है। उस समय की मूर्तियाँ आप कंपेयर करें गाइस तो डेफिनेटली एक जिसको बोलते हैं उम्दा कारीगरी जिसको बोल सकते हैं। आज के समय तो ठीक है होता है सबके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू होता है, सबके थ्रू होता है, 3D है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन उस समय की हाथ से बनी कारीगरी वाकई काबिल तारीफ है। इसी तरह सुल्तानगंज की कांस्य की मूर्ति, ये कभी भी पूछ लेता यूपीसी, ये सुंदर, ये भी ब्रिटिश संग्रहालय में उपस्थित है ये। और ये कांस्य की मूर्ति, ये भी इसमें एक पॉइंट्स जो है हमें गुप्त काल के अंदर जो देखने को मिलता है। इन मूर्तियों में बुद्ध की शांत चिंतन मुर्दा को दिखाना पड़ेगा, मीन्स एक तरह से शांत, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शांत स्वभाव से। तो भगवान शिव के एक मुखी, अब यहाँ पे भगवान शिव जो डेफिनेटली जो हुआ, भगवान शिव उनके चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ। मीन्स अब यहाँ पर उनके जो मुख से रिलेटेड जो पहले एक थे, फिर अब चतुर्मुखी, फिर पंचमुखी, इस तरह से जो निर्माण जो शिव की मूर्तियों के वो गुप्त काल में ही हमें देखने को मिले। और क्योंकि ये पैटर्न हम आज भी फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपेयर कंट्रास्ट मैं आपको थर्ड वीडियो में दूंगा इसकी, कि इवैल्यूएशन में हम कैसे क्या करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कुषाण से कैसे कंपेयर करेंगे, तो और गुप्तोत्तर काल से कैसे हम करेंगे, तो ये मेरी थर्ड वीडियो में होगा। ये अभी गुप्त काल की पहली वीडियो चल रही है। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में स्थापित है। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मूर्ति थी क्योंकि यहीं से मेरे को आधार मिला। ये भारतीय राष्ट्रीय शैली की थी और गुप्त काल चित्रकला का स्वर्ण युग था। ये पॉइंट्स मुझे गूगल से मिले। गाइस बैकग्राउंड एक बात और कि मैंने कुषाण गुप्त काल को यहाँ पे रखा, रीज़न ये था कि अगर मैं आपको मूर्तिकला का विशेषण पाठ समझाऊंगा तो शायद आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए और आप बोर होने लग जाओ। तो इस बोरे को ख़त्म करने के लिए मैंने कुषाण गुप्त काल को रखा, क्योंकि एक कनेक्टिंग एंगल है, क्योंकि कुषाण के बाद ही गुप्त आए थे, तो उससे पहले का जो थोड़ा सा एक अगर 150 साल का कुछ गैप था तो उससे रिलेटेड हमें कुछ जो मूर्तियों में जो चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए, तो हमें उसके बारे में भी एनालिटिकल पार्ट यहाँ देखना पड़ेगा। तो द्वितीय शताब्दी के कुषाण वंश के आखिरी शासक वासुदेव का शासक समाप्त हुआ और इसी के साथ मथुरा की कुषाण कला का उत्कर्ष भी समाप्त हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे, यानी मथुरा कला के यहाँ पे कुषाण काल के अंदर मथुरा कला एकदम अब यहाँ से जो है डाउन होनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद गुप्तों के सुदृढ़ शासन की स्थापना, इस भूप्रदेश की राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी। ठीक है, अब गुप्तों के समय कला को एक नया मोड़ मिला, यहाँ पे एक नया मोड़, साथ ही साथ अब गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, भाव पक्ष की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये है इंपॉर्टेंट। कुषाण काल से अगर हम चलें गुप्त काल के अंदर तो हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर भाव पक्ष पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया गया, मंदिरों से ज़्यादा उसके भाव पक्ष पे। अब इसी तरह सौंदर्य के मापदंड का यह परिवर्तन तत्कालीन जीवन के सभी क्षेत्रों में झलकता हुआ दिखाई दे पड़ता है। यानी कि इसके ऐसे भाव पक्ष रखे जो तत्कालीन जो समाज थे रिलेटेड जो मतलब कि जैसे जैसे चल रहा था उसमें अब उनमें झलकता हुआ दिखाई देने लगे। मीन्स वो मूर्तियाँ प्रेजेंट टाइम के बारे में ही कुछ बताना चाहती थी, उस तरह की मूर्तियाँ जो है यहाँ पे मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, वेशभूषा, वास्तुकला इत्यादि अनेक क्षेत्रों में इस नवीन जागरण के दर्शन होते हैं। ये सब गूगल से मिला मुझे। मथुरा कला में देखे जाने वाले इस परिवर्तन युग को यहाँ सकरण काल अथवा कुषाण गुप्त काल कहा जाता है। साधारण रूप से सन 200 से लगभग 325 तक जब ये गुप्त स्टार्ट होने वाला था हुआ, जिसको आप बोल सकते हैं, इसमें समस्टित हो सकता है। इसी तरह गाइज इस युग में निर्मित प्रतिमाओं में कुषाण गुप्त दोनों कलाओं के लक्षणों का अद्भुत मेल दिखाई पड़ता है। यानी कि इस सकरण काल के अंदर ही हमें कुषाण और बेसिकली हमें गुप्त काल का यहाँ पे एक सकरण काल हमें जो है दिखाई देता है। गाइज इसके पीछे एक रीज़न था, रीज़न कुछ ऐसा जो, क्योंकि काफ़ी सारी हिस्ट्री में इवन दैट धुलंधर जो बैठे हैं जो कोचिंग वाला, उन्होंने इस पार्ट को इग्नोर किया है, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट से ही हमें एनालिटिकल कंपेयर कंट्रास्ट करने में बहुत इजी में समझ आएगा। क्योंकि अगर मैं आपको कुषाण ना पढ़ा के
कुषाण नाम बता के अगर मैं आपको गुप्ता में घुसा दूँ तो आप बोलोगे यार पका रहा बंदा और कुछ नहीं है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमें कुछ एनालिटिकल विश्लेषण करने के साथ हमें कुषाण को थोड़ा हल्के में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमें एक आधारशिला पता चली कि क्या क्या चेंजेस होने स्टार्ट हुए और किस किस तरह से चेंजेस हुए। तो यहाँ कलाकार अपनी परंपरागत पद्धति, सॉरी एक मिनट मैं थोड़ा बिजी हो गया था कलर करने में। यहाँ कलाकार अपनी परंपरागत पद्धति से मूर्ति तो गढ़ता था, पर साथ ही साथ उसका ध्यान भाव पक्ष की ओर होता था। देख रहे हैं गाइस, यानी कि भाव पक्ष की ओर भी लगा रहता था। मूर्तियाँ तो बनाता था, लेकिन वो मूर्तियाँ इस तरह बनाता था कि आखिर ये कुछ हमें एक तरह से संदेश दें या फिर कुछ एक तरह से भावनात्मक शैली का जो है एक तरह से विकास हो सके। इसी तरह बुद्ध या तीर्थक की मूर्ति बनाते समय कलाकार शांत और स्मित युक्त मुख बनाने की चेष्टा करता था, यानी एक शांत स्वभाव। बुद्ध की जो मूर्तियाँ होती थी वो बिल्कुल ही शांत स्वभाव की तरह से बनाने की चेष्टा करते थे, ताकि उनके शांत स्वभाव से हमें वो सब कुछ एक तरह से क्या कहना चाहते हैं वो हमें प्रतीत हो जाए। अब प्रभा मंडल को हस्तनकों से युक्त तो बनाता, पर बीच वाली खाली जगह में कतिपय नवीन विनोद, यानी कि अब प्रभा मंडल जो उसका स्टार्टिंग का जो फेस होता है उसके पास जो ये प्रभा मंडल होता है उसमें कुछ सर्टेन्स परिवर्तन हुए। तो खाली जगह में आप कुछ नए नए तरह के अलंकार करने वो हमें आगे आने वाले टाइम में ये आपको अभी थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट पेज में पता चलेगा। चतुर्भुज शिवलिंग को गढ़ते समय चारों मुखों पर चार विशेष प्रकार के भाव प्रदर्शित करने का प्रयास किया, यानी चतुर्भुज जो शिवलिंग था उस पर भी चारों मुख देख रहे पर विशेष प्रभाव के भाव प्रदर्शित करने का भी यहाँ पे जो है प्रयास किया गया। केवल मथुरा कला ही नहीं अपितु अन्य पाई जाने वाली कई भी कुछ मूर्तियां भी इस काल की कला का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ मथुरा कला में इस तरह की भाव पक्ष मिले, नहीं, हर जगह मीन्स मोस्टली जगह हमें इस तरह के जो है भाव पक्ष मिलने स्टार्ट हुए। कुषाण गुप्त काल की मूर्तियों की साधारण रूप से विशेषताएं निम्नलिखित है गाइस। आप देखते हैं आखिर इस कुषाण जो मूर्तियां थी इसकी क्या हमें मिल सकती है। इस पहला था इसका भावों की वक्रता में वृद्धि, यानी कि इसके भावों की वक्रता में वृद्धि, कानों की लंबाई बढ़ने लगती है, यानी कि अब इसमें जो कुषाण जो गुप्त थे जो एक काल था छोटा सा, इसमें कानों की लंबाई बढ़ने लगी। ये फिगर्स नहीं रखी क्योंकि जब मैं कुषाण पे दूंगा तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा डीपली होगा, तो जस्ट एक हल्का सा ओवरव्यू कि इसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट, दैट्स इट। इसी तरह आपका हास्य को प्रभावित बनाने के लिए ऑटो के दोनों छोरों पर हल्के गड्ढे दिखलाई दिए गए और साथ साथ यह गुप्त काल में इनकी गहराई और भी बढ़ जाती है। ये हमें एक एनालिटिकल पार्ट मिला यहाँ पे। इसी तरह सारे शरीर की बनावट में छरहरापन तो नहीं दिखलाई पड़ता, पर पेट, कमर और जांघों की बनावट अधिक आकर्षक अवश्य हो जाती है, यानी कि शरीर की बनावट से ज़्यादा उसके पेट, कमर और जांघों को कुछ ज़्यादा ही आकर्षक बनाने का यहाँ पे प्रयास किया गया इस कुषाण और गुप्त संक्रमण काल के अंदर। साधारणतः केशों की रचना, केश यानी बाल गाइस, और हाथों के अंदर अलंकार, मेखला आदि की बनावट में प्राचीन कुषाण परंपरा के दर्शन यहाँ पे हमें होते हैं। नाव गुप्त काल गाइस, इस काल की कला का प्रमुख मूर्ति कला ही है। गुप्त कालीन कलाकारों ने कुषाण काल के शारीरिक सौंदर्य के उत्तान प्रदर्शन को नहीं अपनाया, वरन स्थल सौंदर्य, भाव सौंदर्य का, यानी कि अगर यहाँ पे आप एनालाइज करें, देखिए इन्होंने कॉपी कैट नहीं किया। कॉपी कैट इन द सेंस उन्होंने कुषाण कला के जो शारीरिक सौंदर्य को यहाँ पे उन्होंने नहीं अपनाया, और अब उन्होंने अपनी ही शैली एक स्थूल सौंदर्य और भाव सौंदर्य का इन्होंने निर्माण यहाँ पे स्टार्ट किया। अब गुप्त काल में नंग चित्त को स्थापना नहीं दी गई थी, में कोई स्थान नहीं दिया गया, जो कला कुषाण काल की अपनी विशेषता, यानी कि अगर गुप्त काल, अगर मैं बोलूँ गुप्त काल वर्सेस मीन्स समझ गए होंगे, वर्सेस कुषाण बोलूँ तो गुप्त काल के अंदर नंग था, और यहाँ पे हमारा क्या नाम है आपका बेसिकली गुप्त काल के अंदर जो नंग चित्रण नहीं दिखाए गए थे, और कुषाण के अंदर जो नंगी अवस्था के जो चित्र थे वो बेसिकली दिखाए गए थे।
कुषाण कला का पारदर्शक केश विन्यास शरीर के सुस्पष्ट को उसके मांसलन अवयवों को चमकाने के लिए बनाया जाता था, परंतु गुप्त काल का वस्त्र विलास उसे सुचारू ढंग से आच्छादित करने के लिए ही बनाया जाता था। तो उसके केस से रिलेटेड गाइस इसमें बताया गया है। वेदिका स्तंभों पर अंकित क्रीड़ारत युवतियों का अंकन गुप्त युगों में लोकप्रिय ना रहा। यानी कि जो जब ये इस तरह से जो पिलर्स जब गाइस बनाए गए, तो उस पे जो युवतियों की जो युवतियाँ जो उस पर बनाई जाती थी पिलर्स के ऊपर, तो उसमें अब यहाँ पे लोकप्रिय नहीं हुआ। मीन्स अब ये बिल्कुल एक तरह से ख़त्म कर दिया गया, यहाँ पे लोकप्रिय नहीं हुआ। अब इन बाहर की प्रतिमाओं की अपेक्षा गर्भगृह के अंदर स्थापित पाषाण मूर्तियों के अधिक मूल्य बना। मीन्स अब जो पैटर्न जो यहाँ पे चेंज हुआ वो ये चेंज हुआ कि जो गर्भगृह था गाइज, अब गर्भगृह के अंदर ही ज़्यादा मीन्स चित्रकारी प्रदर्शनी करने लग गए रेदर दैट पिलर से। पहले क्या था, हमने देखा सुधा के अंदर बाहर की चित्रकारी बहुत ज़्यादा उम्दा होती थी और अंदर की जो शैली थी वो बिल्कुल सिंपल रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे अंदर की शैली में बहुत ज़्यादा आमूल परिवर्तन होने लगे। यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरह से भाव पक्ष और चित्रकारी टाइप में यहाँ पे ज़्यादा करने लग गए। गुप्तकालीन मानव मूर्तियों कुछ विशेषता देखी जा सकती हैं गाइज, जैसे कि सादी और पदोत शैली, दैट्स इट। भव्य आदर्श आकार बुद्ध की कुछ मूर्तियों में तो मथुरा की गुप्तकालीन विष्णु मूर्ति ये आध्यात्मिक शांति, प्रसन्नता, स्नेह और दयाशीलता से स्पष्ट दर्शन देती है। यानी कि इस तरह के दर्शन जो हैं हमें गुप्त काल की मूर्तियों से की विशेषताओं में हमें मिलते हैं। मूर्तियों के अंकलन में यथार्थ की अपेक्षा आदर्श की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि गाइस एक एनालिटिकल पार्ट ये मिला कि देखिए यहाँ पे अब यथार्थ की अपेक्षा मीन्स यथार्थ की अपेक्षा अब आदर्श को, एक आदर्श मीन्स कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, मीन्स एक नैतिकता, अगर मैं बोलूँ अगर एक नैतिकता है GS पेपर 4 एथिक्स अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक आदर्श बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए आंखें अब गोल नहीं होती थी, अपितु धनुषाकार भौहें के साथ कान तक फैल जाती थी। यानी कि अब देखिए अब उदाहरण में उन्होंने ये भी बोला कि आंखें अब गोल नहीं होती थी अपितु धनुषाकार। यानी कि कुछ गाइज अगर मैं फिगर बना के अगर उसे मैं दिखाऊं थोड़ा सा, तो आई होप कुछ मीन्स आंखें जो इस तरह से गोल ना होके कुछ धनुषकार इस तरह से गाइज हुआ जो करती थी। अब इसके अंदर आकार में लंबी और कोनेदार दिखलाई यहाँ पे जो है पड़ने लगी थी। पाषाण प्रतिमाओं में आंखों की पुतलियाँ कम ही बनती रहीं और आंखें अध खुली दिखाई देनी। यानी कि पाषाण प्रतिमाओं में अब आंखें की पुतलियाँ कम ही बनती रहीं, यानी कि यहाँ पे आंखों की पुतलियाँ जो है बिल्कुल गाइस बिल्कुल कम बनती रहीं और साथ में आंखें अध खुली यानी कि आधी खुली दिखने लग गई थी। ये हम गुप्त कला की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। नाम सीधी, कपोल चिकने, होठ कुछ मोटे तथा गद्देदार बनाए जाने लगे। कानों की बनावट में भी कुछ अंतर होने लगे। यानी कुषाण काल से अब यहाँ पे कानों में भी अंतर यहाँ पे गाइस होने लगे। कुषाण काल में हास्य का प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है गुप्त काल की जो मूर्तियाँ थी बिल्कुल ही शांत स्वभाव से भावनात्मक पक्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान से रखती थी। विष्णु कहते हैं इंद्र आदि मूर्तियों में बाहों के बीच दिखलाई जाने वाला दैत्य का प्रदर्शन उचित अब आदर्श हो गया था। यानी कि बाहों के बीच जो दिखलाए जाने वाले दैत्य का प्रदर्शन होता था अब यहाँ से बिल्कुल ही आदर्श करता आदर्श जो एकदम हो गया ये गुप्त काल के अंदर। केशों की बनावट में अनेक आकर्षण प्रकार दिखलाई पड़ने लगे। यानी केशों में भी अब अलग अलग तरह के घुंघराले, टेढ़े तिरछे मेढ़े इस तरह से हमें दिखने पड़ने लगे। वह साधारण जिन्हें और शरीर से चिपके हुए दिखाई पड़ते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ भी चुका है यूपीएससी कि इसकी जो कपड़े थे वो शरीर के से चिपके हुए दिखाई पड़ते थे।
कुषाण काल की अपेक्षा अलंकारों की संख्या बहुत कम है। यानी अलंकार मीन्स उनके गहने टाइप्स समथिंग से रिलेटेड अब अलंकार बिल्कुल ही कम कर दिए गए। गाइज अब आता है बुद्ध मूर्ति। मैंने 3 तरह की मूर्तियाँ बताई थी आपको। अभी तक तो हम सिर्फ अभी हमने जो पढ़ा कुषाण काल प्लस गुप्त काल के अंदर मूर्तियाँ परिवर्तन हुए, उसकी विशेषता देखी, एनालिटिकल पार्ट देखा। अब कुछ बुद्ध काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुए। आई होप मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर सकूं, क्योंकि 1:51 हो गया ऑलरेडी रात के। देखिए बुद्ध मूर्ति, ये अभय मुद्रा, ये प्लीज़ अभी इसको थोड़ा सा देखें, क्योंकि इसके लिए जब मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा बुद्ध से रिलेटेड तो उसी में सब कुछ मुद्रा पुद्रा जो बुद्धा भगवान की जो थी उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो ये हमें मथुरा में मिली अभय मुद्रा। ये देखना गाइस, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से गाइस। कुषाण काल के समान गुप्तों के समय भी मथुरा नगर कला का एक तीर्थ रहा, पर कला का मुख्य केंद्र होने का सौभाग्य अब सारनाथ वाराणसी को मिला। गाइस इसका मतलब है कि कुषाण काल के अंदर तो ठीक है भी मथुरा जो कला थी बहुत ज़्यादा उसका शोर, लेकिन जब गुप्त काल का जब हुआ चयन, जब स्टार्ट हुआ तो मथुरा से हटकर यहाँ पे सारनाथ में आ गई। तो ये एक चेंजेस आपने देखा कि मथुरा से सारनाथ के अंदर आना, ये भी एक चेंजेस हमें यहाँ पे जो है बेसिकली गुप्त काल के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब जहाँ चुनार पत्थर के माध्यम से इस काल की कई अमर कृतियाँ निर्मित हुई। अब देखें चुनार पत्थर, ये चुनार पत्थर प्लीज़ को रट्टा मारने की कोशिश करें, क्योंकि यूपीएससी भैया कभी भी ग्रेनाइट ना लिख देगा तो फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे पेपर के अंदर, क्योंकि 2 घंटा होता है, प्रेशर होता है यार। ऑफकोर्स 4.5 लाख जो बैठते हैं तो कुछ ही सिलेक्ट होते हैं, रेशो जो होता है वो 1% के आसपास भी नहीं होता, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो इसलिए कोशिश करें यार, जैसे हम तो लोग तो कोशिश कर सकते हैं। अब मथुरा की गुप्त कलाकृतियाँ में इस प्रतिमान के मुख्य मंच पर विलास करने वाला मस्तिष्क शांत मुद्रा और आध्यात्मिक पतों को तेज देखते ही बनता है। मीन्स गाइस कहने का मतलब ये है कि भनादा पक्ष गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो ये चीज़ आप प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में सेट करने की जो है कोशिश करें, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स को रिपीट किया ताकि आपको याद होते रहें। गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों में अगेन कुछ विशेषताएं, आध्यात्मिक चिंतन, शांति स्मृति और मुख स्पर्श दर्शन, शरीर में बनावट में मुद्रता, वस्त्रों का छीना और पारदर्शक होना, वस्त्र की विशेष प्रकार की सुकड़न। कुषाण काल की मूर्तियों में बहुधा वस्त्र की सुकड़नें खोद कर बनाई जाती थी, पर गुप्त काल में धारियाँ उभरी हुई, यानी देख रहे हैं यहाँ पे जो वस्त्र थे उस सुकड़नें खोद कर बनाई जाती थी, और यहाँ पे गुप्त काल में धारियाँ उभरी हुई होती थी। तो ये भी एक काफ़ी डेप्थ पॉइंट है। और एक चीज़ और, गुप्त काल के अंदर वस्त्र हल्के और पारदर्शक भी हैं। इसे अलंकृत प्रभामंडल, कुषाण काल में प्रभामंडल के किनारे पर प्राय अर्धचंद्र और हस्तन की पंक्ति बनी रहती थी। अब इसके साथ साथ विकसित कमल उपाधि नहीं। गाइज इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, ये पूरे जो मैंने लिखा है कॉपी पेस्ट किया मैंने गूगल से, इसमें चेंजेस आने स्टार्ट हुए, हमें ये पता चला। और इनकी कान की तरफ भी चेंजेस हुए, आँखों की तरफ भी चेंजेस हुए, होठों में भी चेंजेस हुए। मतलब ये सर्टेन जो चेंजेस हमें कुषाण से हमें गुप्त काल के अंदर जो हमें देखने को मिले, और यही सब चेंजेस यहाँ पे मैंने लिखे हैं शुद्ध हिंदी में, ताकि क्योंकि जो यूट्यूब पे जो सीरीज़ जो चल रही होती हैं ठीक है वो हिंदी में तो समझा देते हैं, आप समझ ही होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को जब हिंदी में लिखना हो तो इंग्लिश टू हिंदी यार काफ़ी मुश्किल होता है, प्रॉमिस ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है बोलना आसान होता है, समझ आ रहा है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो बैंड बज जाती है। तो इसलिए कोशिश करा मैंने दाएं बाएं से आप लोगों की हेल्प करने के लिए। छठा पॉइंट है गाइस इसमें, घुंघरदार बालों में अलंकृत मस्तक, यानी मस्तक के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा जो है उधर बाल स्टार्ट हुए, और इसी तरह की जो प्रथा आगे जो है बनती चली गई। अब अभय मुद्रा जो भी पहले मैंने वीडियो जो फोटो दिखाई, हाथ की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। कुषाण मूर्तियों में ये हाथ लगभग कंधे तक ऊंचा रहता था, यानी कि गाइस इसमें कंधे तक ऊंचा रहता था, पर गुप्त
प्रतिमा में अब लगभग समकोण बनाते हुए अधिकारित कमर तक ही उठता था, यानी कमर ओनली जिस कमर था, नीचे से मतलब जो बोलते हैं ना राम राम सलाम या फिर जिसको बोलते हैं ससुर का, तो उस तरह से मतलब कि यहाँ पे जो है परिवर्तन यहाँ पे होने लगे। अब दोनों पैरों के बीच में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में भी लुप्त होने लगे, यानी जो पहले वस्तुएं जो पहले दिखाई जाती थी अब वो यहाँ से वस्तुएं बिल्कुल हटा दी गई। इसी तरह कानों की लंबाई में भी लंबाई व सारे चेहरे की बनावट तथा हाथों की बनावट में भी अंतर हुआ, प्लस हाथों की मुख्य विशेषता उसकी उंगलियों में है। कुषाण काल में जहाँ पांचों उंगलियां मिली हुई दिखाई पड़ती हैं, वहाँ गुप्त काल में सम्मुख भाग एक दूसरे से पृथक मालूम पड़ती है। देखिए कितना टिपिकल पॉइंट मैंने ढूंढ के निकाला आप लोगों के लिए। हथेलियों पर बनने वाले चिन्ह गुप्त काल में कम होते थे, यानी कि हमें एक एनालिटिकल पार्ट हथेली जो होते थे उस पर जो चिन्ह जो बनाते थे वो यह गुप्त काल में कम हो गए। यहाँ सामुद्रिक रेखाएं तो रहती थी पर धर्मचक्र और त्रिरत्न नहीं रहते थे। जो धर्मचक्र जो पीछे आपने फिगर में दिखाया था मैंने आपको, वो अब ख़त्म कर दिए, जस्ट एक रेखाएं टाइप की रहती थी और सब कुछ जो गुप्त काल के अंदर जो है ख़त्म कर दिया गया। मैं इसे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ 2 मिनट का, क्योंकि मैं थक गया हूँ। गाइज जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ, अब चलते हैं इस पर, देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलेगा। हमने बुद्ध खत्म किया, अब जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ देखिए गाइज। ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये मैंने कहीं से उठाया गूगल से, और तीर्थक ऋषभनाथ की मूर्ति है ये बेसिकली, और ये मथुरा में है। और इसमें हमें क्या क्या देखिए क्या क्या चेंजेस हमें मिले। इस काल की बनी हुई तीर्थ मूर्तियाँ भी अधिकतर भाव प्रधान थी, यानी कि भाव पक्ष में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था। बुद्ध प्रतिमाओं के समान अनेक प्रभाव मंडल विधि प्रकार से अनलिखित मिलते थे। हथेलियों पैरों के तलुओं पर धर्म चक्र चिन्ह बना हुआ रहता था, यानी कि उसके साथ हमें ये पॉइंट भी है इसमें, यह भी विशेष महत्व की बात है कि जहाँ गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति में उड़ना चिन्ह भदुआ नहीं मिलता था, जैनियों में इस पद्धति को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया। मीन्स जो चिन्ह थे, यानी कि इस तरह के जो चिन्ह गाइस, ये देख रहे हैं ये चीज, ये यहाँ पे इन्होंने नहीं छोड़ा गया अभी तक। मीन्स इन्होंने इस कला को साथ साथ लेके चलते रहे, ये था। अब आता है ब्राह्मण धर्म की मूर्तियाँ गाइस। अब इस काल का राजधर्म भागवत धर्म होने के कारण स्वाभाविक था कि वे शास्त्रों से अनुमोदित ब्राह्मण धर्म की ओर प्रजा का झुकाव दिख रहा होगा, नहीं ब्राह्मण धर्म की तरफ। इससे संबंधित मूर्तियों का प्रचलन भी अधिक रहा, ये तुलना करी है। और ऑफ कोर्स ब्राह्मण धर्म था काल, तो उससे रिलेटेड अब इसमें क्या क्या हमें विशेषताएं जो है देखने को मिलती हैं। मदर शैली में अन्य देवताओं की अपेक्षा ग्रह की मूर्तियाँ कम बनती थी, हमें एक पहला पॉइंट यह मिला। विष्णु की मूर्तियों की विपुलता है, बहुत ज़्यादा विष्णु की मूर्तियाँ यहाँ पे बनी। पारंपरिक विष्णु मूर्तियों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में विष्णु प्रतिमा को गढ़ने के लिए पुरानी कुषाणकालीन विष्णु मूर्ति को ही आधार माना गया था। मीन्स देख रहे हैं उन्होंने भाव पक्ष तो कॉपी नहीं किया, लेकिन अगर विष्णु की मूर्ति को यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने कुषाणकालीन विष्णु मूर्ति को ही आधार माना गया था, पर साथ ही साथ नवीन तत्वों को भी सम्मिलित किया गया। अगर यूपीएससी यहाँ गूगली कर दे, यूपीएससी यहाँ एक क्वेश्चन बना दे, जिसने कुषाण नहीं पढ़ रखा, जिसने गुप्त पढ़ के गया, तो वो तो डेफिनेटली यहाँ पे मार खा जाएगा। क्योंकि इसलिए मैंने कुषाण को रखा, क्योंकि कुछ पॉइंट एनालिटिकल थे जो मुझे कुषाण से चाहिए थे, जिस वजह से मैंने इसको ऐड किया। देख रहे हैं दोबारा से, विष्णु प्रतिमा के अंदर वर्ण कुषाण कालीन विष्णु मूर्ति को ही आधार माना गया था, पर साथ ही साथ नए तत्वों का भी सम्मिश्रण, यानी कि कुषाण काल से जो स्टार्टिंग में जो मूर्तियाँ थी वो कॉपी कैट तो नहीं करी गई थी, कॉपी पेस्ट नहीं करी गई थी, लेकिन विष्णु प्रतिमा में करी गई थी, लेकिन साथ साथ कुछ चेंजेस भी लाए गए थे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ कुछ खड़ी बोली के अंदर, उनका सीधा मुकुट अब शयन से लुप्त होने लगा, उसका स्थान सिंह मुख आदि अलंकारों से युक्त से ले लिया। मीन्स मुकुटों के अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है और अलग अलग मुख लेने लग गए, चार चार तरह के। गले के आभरण तथा पहनावे के वस्त्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। देखना आप इस तरह की मूर्ति का, ये संग्रहालय से उठाई मैंने, किस देख रहे हैं, एक ये मुख है, ये टूटी हुई अवस्था है, इधर मुख है, तो ये काफ़ी सारा एक भाव पक्षी था, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गया।
गुप्त काल से ही प्रारंभ होने वाली एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता विष्णु के आयुष पुरुषों की निर्मित है। मथुरा कला में गदा देवी चक्र पुरुष के दर्शन होते हैं मथुरा कला में, और चारों युद्धों को धारण किए हुए खड़े विष्णु के साथ इस काल में आसान पर बैठी हुई प्रतिमा भी बनी। मीन्स अब यहाँ पे खड़े के साथ साथ खड़े विष्णु के साथ साथ अब यहाँ पर गाइस बैठे हुए प्रतिमा की बनने लग गई। यानी ये चेंजेस भी हमने गुप्त काल के अंदर देखे, ये ब्राह्मण धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जिसके हम बोलते हैं। तो इसी तरह ये मथुरा की एक ये मूर्ति है और आप देख रहे हैं विष्णु की, तो इस तरह के भाव पक्ष इसमें दिखाए गए। इस काल में शिव मूर्तियाँ भी कम नहीं मिलती, मीन्स शिव मूर्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मिली। और इस काल में शिव की लिंग रूप और मानव रूप दोनों में पूर्ति, यानी कि दो चेंजेस हमें यहाँ पे मिले। अब शिव वहाँ पे लिंग रूप और साथ में मानव रूप दोनों प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे उनकी जो है पूजा करनी, उनकी उपासना स्टार्ट यहाँ पे जो है कर दी गई। और इनकी प्रथम विशेषता शिव का तीसरा नेत्र था, इसका जो तीसरी आंख जिसको हम बोलते हैं, आप कैमरे की नज़र में है तीसरी आंख जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट। कुषाण काल में यह नेत्र आड़ा बनाया जाता था, पर कुषाण गुप्त काल से ही यह खड़ा बनाया जा रहा है। देखा एनालिटिकल पार्ट कहाँ से निकाला मैंने। शिवलिंगों में साधारण लिंगों के अतिरिक्त एक मुखी व दुमुखी लिंग मिलते थे, तो ये भी एक एनालिटिकल पार्ट मिला गाइस। और मथुरा की शिव प्रतिमाओं की यह एक विशेषता थी कि जहाँ जब शिव अपनी शक्तियों से परिचालित, मीन्स मथुरा कला के अंदर जो शिव की जो प्रतिमाएं थी, जो बेसिकली भाव पक्ष पे बहुत ज़्यादा तांडव जिसको बोलते हैं, अगर डांस की फॉर्म में लेके जाऊँ आपको थोड़ा सा, एक तरह से शक्ति का परिचय था कि जहाँ भी शिव की पूजा करी तो उसका शक्ति है उसके अंदर। तो इस तरह से मतलब भाव पक्ष से बहुत ज़्यादा ही जो है निर्मित किया गया। अब आते हैं गाइस केव्स, गुफा, मंदिर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और कोशिश करूँगा, मैंने इसमें बुद्धा को ज़्यादा डीपली नहीं लिखा क्योंकि मैं बुद्धा की तरफ से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो इस वजह से जस्ट मैंने जो गुप्त काल के अंदर जो हुआ वही मैंने चेंजेस रखे, क्योंकि काफ़ी लोग बुद्धा को भी ऐड करते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धा को ऐड मैंने नहीं किया क्योंकि इसके कुछ रीजंस थे। क्योंकि जब मैं बुद्धा पे जब बिल्कुल प्योर एक सेपरेट वीडियो दूंगा बिल्कुल डेप्थ में, तो उसमें मैं आपको एक एक पहलू को उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 प्रकार की गुफाएं यहाँ पे मिली हमें। अजंता, एलोरा, बाग। पहले इसके ओवरव्यू चेक करते हैं ये क्या क्या है। पहले अजंता देखते हैं गाइस, देखिए ध्यान से, ये रहा। अगर आप देखें तो पहले अगर किसी को जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता कि अजंता केव्स हैं किधर, गाइस ये महाराष्ट्र के अंदर है। अगर आप मैप के अंदर देखें तो ये यहाँ पे है, ठीक है। और अगर मैं इसको और जूम में लेके जाऊँ तो मुझे फिर महाराष्ट्र के अंदर हमें ये मुंबई, आमची मुंबई, एलोरा, अजंता, ये देख रहे हैं आप, अलग अलग डिस्टेंस पे। यानी कि एक चीज़ स्पष्ट होगी, अजंता एलोरा गुफा साथ साथ नहीं है, ये दूर दूर है। अगर जिसको नहीं पता, मैंने फिगर के थ्रू यहाँ से जो है कोशिश करी कंसेप्ट क्लियर करने की। अब देखें ये व्यू मिला, ये अक्सर हिंदी मीडियम वालों में, हिंदी की बुक्स में ये व्यू नहीं दिखाते, जिस वजह से हम लोग रट्टे मारते रह जाते हैं और रट्टे रट्टे में ही हमारी यूपीएससी ले लेता है पूरी तरह। तो मैंने व्यू रखा ताकि एक ओवरव्यू में से देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ही नदी टाइप की छोटी सी कोई पतली सी नदी है, और ये कुछ एक यू आकार में एक जो है ये गुफा देख रहे हैं आपका, इस ये अजंता में गुफाएं जो हैं बनी। तो प्लीज़ फ़ोटो पे ज़्यादा विश्लेषण करें क्योंकि फ़ोटो से ही 90% डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर 10% से आपको रटना ही और कुछ नहीं करना। क्योंकि मेरा टारगेट यूपीएससी हो, जिसमें यूपीएससी के बेस पे ही मैं वीडियो बनाई है। मैंने कोई एसएससी और पीसीएस लेवल की मैंने वीडियो नहीं रखी, क्योंकि यूपीएससी में ओनली एनालिटिकल पार्ट ही रखता हूँ, जिस वजह से मुझे फिगर्स डालनी पड़ रही हैं, क्योंकि फिगर्स के थ्रू काफ़ी सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। तो देख रहे हैं यूपी, अब ये देख रहे हैं गुफाएँ हैं, ये ध्यान से देखिए आप, तो ये देख रहे हैं ये कुछ गुफाएँ हैं इस तरह से, काफ़ी सारी गुफाएँ हैं। इसके बाद थोड़ा डेप्थ में चलेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए ये देखिए इसका एक दूसरा पक्ष देखिए, अगर थोड़ा सा देखें, देख रहे ये पब्लिक है और ये गुफा कितनी ऊंची है, कितनी विशाल है। तो हमें ये बात पता, हमें एक बात पता चली, यानी पत्थरों को काट कर बनाई गई ये गुफाएं। दूसरी बात में पता ये कभी भव्य थी, विशाल थी, इनकी शैली
ये हमें कुछ 3 पॉइंट हमें सर्टेन हमें फिगर से पता चल गई। अब एनालिटिकल पार्ट पे चलते हैं। लोकेशन ऑफ अजंता केव्स, ये देख रहे गाइस कुछ इस तरह की कैब, अगर टिकट लेंगे अगर हम यहाँ जाके तो कुछ ये यू आकार के टाइप की गुफाएं देख रहे हैं। 28 गुफा, 1 2 3 4, ये कुछ चैत्य और बिहार में भी है इसमें। वो जब बुद्धा का जब मैं टॉपिक लूँगा तो उसमें कवर करूँगा। और वगोरा रिवर यहाँ पे है। ये कभी कभी यूपीएससी ट्रिकी गेम खेल सकते हैं, तो इसको भी प्लीज़ फिगर को दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। इसी तरह अब इसका व्यू देखते हैं। देख रहे हैं केव 1, केव 2, केव 3, केव 4, इस तरह से कुछ केव्स हैं टोटल इम्पोर्टेंट्स। और ये वाटरफॉल है, हिस्ट्री है, और ये वगूर रिवर है यहाँ पे, ये इस तरह से। और ये साइड में रेस्ट रूम भी है लोगों के लिए। ये आज के समय का रेस्ट रूम है, पहले के समय का रेस्ट रूम नहीं है। अब अलोरा केव्स की फिगर देखते हैं गाइज। ये देखें कुछ सर्टेन्स ये भी इसी तरह की हैं। और एक चीज़ हमें फिगर के थ्रू कहते हैं यहाँ पे कोई रिवर नहीं है आसपास, हमें कोई रिवर यहाँ पे आसपास है, लेकिन हल्की सी रिवर है, एक नर्मदा का ही एक पार्ट है वो। और ये देख रहे हैं गाइज, इसी तरह ये देखिए डीपली अगर थोड़ा सा लेके जाऊँ, थोड़ा सा और लेके जाऊँ, तो ये कुछ इस तरह के जो एलोरा केव्स हमारी हैं। एलोरा केव्स इनका जो सेक्शन है कुछ इस तरह से, यानी कि हमें एक बात पता चली, ये यू आकार की केव्स नहीं है। ये केव नंबर 9, 32 केव्स हैं गाइज, 33, 34 और 34 केव्स हैं। और ये कुछ इस तरह से हैं, देख रहे हैं आप। अगर एंटिकल पार्ट करें, ये एलोरा इधर इसमें ये। अब चलते हैं, ये बुद्धिस्ट केव है, ठीक है। एक यहाँ पे एक टेम्पल बड़ा फेमस है, ये 13 से 29 एलोरा के अंदर, 13 से 29 गाइस, 13 से 29 ये यहाँ तक ये पोर्शन, ये पूरा हिंदू है। फिर बाद में ये जैन है, 30 से 34 केव्स ये, यानी कि अब यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में मिलान कीजिए, पहले डाल देगा हिंदू, पहले डाल देगा या जैन, या डाल देगा बुद्धिस्ट। तो ये क्रम भी आपको याद रखना कि पहले बुद्धिस्ट 1 से 12 केव्स जो हैं बुद्धिस्ट की हैं, उसके बाद 13 से लेकर 29 तक हिंदू की हैं, और इसी के साथ 30 से लेकर 34 तक आपकी जैन केव्स। और ये एलोरा है किधर गाइज, ये अजंता से थोड़ी सी दूर पे है, ये इधर है पश्चिम की साइड में। और ये रहा। आई होप फिगर्स के थ्रू काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं। गुप्तकालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण हमें महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद गाइज, औरंगाबाद स्थित अजंता की गुफाओं तथा ग्वालियर के समीप स्थित बाकी गुफा, तो बाकी गुफा है नेक्स्ट टॉपिक में। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में से 6 ही शेष हैं, यानी कि 29 गुफाओं में से सिर्फ 6 ही ऐसी गुफाएं हैं जो जिनमें हम वहाँ बोल सकते हैं कि कुछ बचा हुआ है, बाकी तो सब जो खंडित अवस्था में है। 6 गुफाओं में भी गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। ये पॉइंट प्लीज़ रट्टा मारो, ये 16 + 17 करो, कहीं कुछ भी करो, 16 17 डेट ऑफ बर्थ याद करने की कोशिश करो, या फिर किसी तरह भी ट्रिक बनाने की कोशिश करो, तो 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। तो मैंने गुप्तकालीन टॉपिक है तो मैं गुप्तकालीन से रिलेटेड ही यहाँ पे चलूँगा। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। ये उपमा करी गई। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों और पशुओं की आकृति से काम, यानी कि 3 टॉपिक ध्यान रखिएगा। फूल, पत्तियों, वृक्षों और पशुओं आकृति से का काम किया। बुद्ध एवं बौद्ध की प्रतिमाओं के चित्रण का काम। जातक कथाएं वो होती हैं जो मीन्स वो कथाएं जो मानव से ना लेके एक हमारी एक कल्पनाशील पे चलती हैं, उस तरह की जातक कथाएं हम उनको बोलते हैं। यहाँ पे वर्णन दर्शन गया, यानी यहाँ नहीं कि यहाँ पर जातक कथाओं का जो ज़्यादा है जो यहाँ पे वर्णन किया गया है गाइस। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। हमें ये इन चित्रों में कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चित्र भी थे, यानी कि गैर भारतीय मूल, यानी कि जो भारतीय मूल से जो नहीं संबंध है उन चित्रों को भी यहाँ पे, तो यहाँ पे यूपीएससी गेम खेल सकता है, अगेन मज़ा ले सकता है आपसे। अजंता की चित्रकला की एक विशेषता यह है कि इन चित्रों में दृश्यों को अलग अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया, यानी कि इन चित्रों की एक समरूपता है, मीन्स एक कंटिन्यूटी है। ये नहीं कि एक चित्र इधर बना दिया, एक चित्र उधर बना दिया, एक चित्र उधर, नहीं, ऐसे एक सर्टेनिटी है, मीन्स एक
एक कंटिन्यूटी है इस चित्रों के अंदर, तो इस वजह से इन चित्रों को हम विभाजित नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बन सकता है। अजंता में फ्रेस्को और टेम्परेरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। ये थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है फ्रेस्को। इसी तरह गाइस चित्र बनाने से पूर्व दीवार को भली भांति रगड़कर साफ किया जाता है तथा फिर उसके ऊपर लेप लगाया जाता है। ये मैं फ्रेस्को की बात कर रहा हूँ। चित्र बनाने से पूर्व दीवार को भली भांति रगड़कर साफ किया जाता है तथा उसके ऊपर लेप लगाया जाता है मिट्टी का। अजंता की गुफा, इसी को हम फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरना सत्र राजकुमारी का चित्र है। गाइस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में 16 यानी कि देख रहे हैं आप ये कल्पना कीजिए कि उस इतनी पुरानी चित्रकारी और आज भी आज के समय विद्यमान है ये। और इवन दैट इसके कलर फेड नहीं हुए। अगर आप कोई भी कलर डालें, अगर आप अपने घर के आगे टाइल लगाएं तो वो भी 20 साल के बाद फेड हो जाती है। सोचिए इतनी ऐसी कलाकारी जो भित्ति चित्रों से करी गई, ये भी ना टाइप पे एक काफ़ी काबिल तारीफ़ है। ये देखिए अजंता की मैंने गूगल से उठाया, देखिए केव नंबर 16, इसको मुझे देखना था किस तरह से लगती है। तो ये इधर ये बुद्ध की प्रतिमा भी है इधर, तो ये इस तरह से। साथ साथ देखिए केव नंबर 17 अजंता किस तरह की चित्रकारी करी गई, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। गुफा 17 में चित्र को चित्रशाला कहा जाता है, यानी कि चित्र हैं। जो गुफा नंबर 17 है उसमें बिल्कुल चित्र जो बना गया। इस चित्रकला में बुद्ध के जन्म, अब देखें बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिवारणम महापरिवारणम की घटनाओं से, यानी कि जो 17 नंबर के जो केव है आपकी, वो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। और इससे भी यूपीएससी जो है क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। और एक बात और, गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण सभी चित्रों में माता और शिशु नाम का चित्र स्पष्ट है। ये एक बहुत ही एनालिटिकल पॉइंट मिला मुझे, माता और शिशु। तो कभी भी पूछ सकता है कि यूपीएससी यहाँ भी इसमें कौन से पिता का था या बेटी का था, तो हमें तो याद है कि माता और शिशु का था। माता और शिशु का जो प्यार अद्भुत होता है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे गुफा नंबर 17 में जो हमें मिले। और गाइज अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अब हीनयान महायान था बौद्ध धर्म के अंदर। अब ये बौद्ध, जब मैं आपको लेक्चर दूंगा तो उसमें सर्टेन पॉइंट क्लियर होंगे कि क्या था बौद्धयान और हीनयान और महायान। तो अभी वैसे अभी इतना ही कोशिश करें दिमाग सेट करने की, ये एक महायान शाखा थी और महायान शाखा से रिलेटेड थी। यानी कि महायान के अंदर जो थोड़ा सा बता देता हूँ कि बुद्ध की जो प्रतिमाओं को भगवान के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इतना ही। वैसे ये अजंता की अगेन केव से देख रहे हैं सर्टेन्स पेंटिंग्स कंटिन्यूटी यहाँ पे चल रही है। ये देखिए अगेन आर्ट वर्क एट केव नंबर 17, ये देख रहे हैं कंटिन्यूटी यहाँ पे चल रही है। और साथ में मैंने एक वीडियो डिलीट करी है, मैंने एक दिन पहले पोस्ट करी थी, मैंने डिलीट कर दी क्योंकि कॉपी पेस्ट मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर मेरी अपनी खुद की सारी वीडियो हूँ। तो गाइज़ ये एक लिंक है जो मैंने डाला था, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ ये लिंक को प्लीज़ वॉच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको अलोरा और अजंता की काफ़ी ज़्यादा उसमें वीडियो हिंदी में बताई गई है और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि वीडियो प्लीज़ इसलिए देखें कि ताकि आपको समझ आ जाए। रट्टा मारते रहोगे, मार लो, मारते रह जाओगे बस, मैं क्या बताऊँ। इसी तरह अजंता में प्राप्त चित्र गुफाओं की समय सीमा भी थी कुछ और डीपली चलते हैं हल्का सा। तो जैसे कि अब देख रहे हैं गुफा संख्या अजंता के अंदर 9 से 10 प्रथम शताब्दी की थी, गुप्त काल से पूर्व 16 और 17 500 ईस्वी की थी, यानी उत्तर गुप्त काल, और 1 और 2 जो थी लगभग 200 गुप्त उत्तर काल की थी। यानी कि ये आप प्लीज़ इसको दिमाग में कोशिश करें सेट करने की। 9 से 10 प्रथम शताब्दी, 16-17 गुप्त काल और 1 से 2 गुप्त उत्तर काल। तो ये एक सर्टेन पॉइंट्स मैंने खोजे दाएं बाएं से। अब आता है बाकी गुफाएं। गाइस ये मध्य प्रदेश के अंदर है। पहले लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन किधर है इसकी। ये रहा उदयगिरी केव्स भोपाल, देख रहे हैं बाकी गुफाएं। गाइस उदयगिरी बोले बाकी बोले, बात एक ही होता है, लोग घुमा फिरा के एक ही टॉपिक को फिर बार बार बोलते हैं। तो गाइज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, अजंता एलोरा। अब नाउ बाकी गुफाएं। बाकी गुफा के अंदर में लोकेशन देखी सबसे पहले, किधर है ये हमने देखा।
और इसके बाद नाउ लेट्स सी ओवरव्यू देखते हैं इसका कैसे। ये थे ना गाइस, यानी हमें एक चीज़ पता चलेगी कि अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं, अगर मैं तीनों गुफाओं को कंपेयर करूं, तो इस गुफा में अंतर ये है कि ये खुले में हुई, वो अंदर अंदर बनाई गई। अब देख रहे हैं सर्टेन्स खुलापन है इधर, उसमें खुलापन नहीं था, उसके अंदर अंदर था लेकिन यहाँ खुलापन नहीं है। तो ये सर्टेन्स मुझे मैंने चित्र के थ्रू कंपेयर करना स्टार्ट किया। ये इसका सेकंड एंगल ये गूगल से उठाया, और अगर मैं थोड़ा सा और देखूँ ध्यान से तो देखना गाइस ये किस तरह से, और अगर मैं इनमें समानता देखूँ तो ये सब की सब पत्थर से काट कर बनाई गई गुफाएं थी, मूर्तियाँ। देखिए ना गाइस ये मूर्तियाँ कितनी प्रभावशाली, यानी कि हाथों में विचित्रता आ गई। अब 2 हाथ से 4 हाथ हो गए, 4 थे फिर 10 हाथ हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। और ये इसका एंट्रेंस गेट है बाघ केव का। ये इस तरह से कुछ निर्माण काल का इन इन गुफाओं का निर्माण काल वही गुप्त पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली 5वीं छठी के आसपास ही होगा। और प्रसिद्धि यही है, गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र थोड़ी देर में आपको जो है पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बाकी गुफा मध्य प्रदेश के इंदौर के पास है, और ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित विंध्य पर्वत को काट कर, ये पॉइंट याद रखना आपको, यूपीएससी यहाँ पे फिर अगेन मजे ले सकता है आपसे। तो विंध्य पर्वत को काट कर बाकी गुफाएं बनाई गई हैं। इवन दैट पीसेस में पूछ सकते हैं गाइस। यहाँ पर टोटल 9 गुफाएं हैं, और बाघ गुफाओं के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित। अब यहाँ में जातक कथाएं नहीं है, देखिए ये आपको याद रखना है कि अब जातक कथाएं ना हो गए लौकिक, यानी कि सामान्य जीवन से रिलेटेड जो कथाएं हैं, जो से रिलेटेड जो जीवन शैली है उसे रिलेटेड यहाँ पे जो है बेसिकली जो बाघ गुफा के अंदर जो है चित्र बनाए गए। यहाँ से प्राप्त संगीत और नृत्य के चित्र सबसे प्रसिद्ध है। अब ये मैंने उठाया पेंटिंग, अब ये देख रहे हैं नृत्य से रिलेटेड और महिला से रिलेटेड जो चित्र यहाँ से मुझे यहाँ पे जो मुझे पॉइंट यहाँ पे मिले। बाकी गुफाएं प्राचीन भारत के संकीर्ण युग की अद्वितीय देन है, ये मैंने उपमा करी। और बाकी गुफा संख्या 1 से 9 कक्ष में स्तंभ, लंबे बरामदे, कोठरियाँ, शैलकृत स्फूर्त, बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध स्तर, अवलोकित और नदी देवतियों आदि का आंकलन किया। बुद्ध स्तर इसलिए हटा दिया क्योंकि मैं इसको मैं बुद्धा में कवर करूँगा। और बांधनी नामक छोटी सी नदी देख रहे हैं, बांधनी नामक छोटी सी नदी के बाएं तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित है। तो ये एक पॉइंट सर्टेन है, जो इसकी नदी आसपास जो बहती है ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बांधनी नमी आई होप आप लोगों को याद होगा। और इस तरह यह स्थल उस विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है जो उत्तर से अजंता होकर सुंदर। तो ये एनालिटिकल पार्ट है कि कभी भी स्थल के बारे में अगर पूछ ले यूपीएससी, और क्योंकि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो भी खुरापात मचाने की कोशिश करेगा यूपीएससी। तो यह स्थल उस विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है जो उत्तर से अजंता होकर सुदूर दक्षिण तक चला जाता है। बाकी गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्ण युग की अद्वितीय देन है गाइस। इन गुफाओं में बुद्ध बौद्ध चित्रों के अतिरिक्त राज दरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्रण भी यहाँ पे किया गया है। यानी कि बौद्ध चित्र जी के साथ जो संगीत है, राधा मीन्स एक राजा से रिलेटेड जो उसके अंग से रिलेटेड जो होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है खोद के इन गुफाओं में जो है चित्रित किया गया है। बाघ की गुफा संख्या 2, 3, 4, 5 और 7 में भित्ति चित्र हैं। गुफा में 6 दृश्यों का आंकलन है। इसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे इस। और बाघ गुफाओं के चित्रों की शैली अजंता के समान है, और ये अजंता के समकालीन है। ये हमें कंट्रास्ट मिला कि कंपेयर करने मिला कि ये समकालीन है अजंता के, यानी कि जब अजंता की शैली स्टार्ट हुई तो बाघ की शैली भी यहाँ से जो है स्टार्ट हुई थी। और बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों में फूल, पक्षी, पशुओं का चित्र विशेष महत्वपूर्ण रखता है, जो मैंने पहले एक पॉइंट में जो है मैंने कवर कर दिया। वर्तमान में बाघ गुफाओं के समस्त भित्ति चित्र नष्ट हो चुके हैं। अभी आज के समय इसके चित्र नष्ट, अगर यूपीएससी पूछ लेगी अभी भी हैं तो नहीं है, ये चीज़ आपको इस पॉइंट में याद रखना है। ये चित्र गुप्तकालीन 5वीं सदी के बने हुए हैं गाइस। भित्ति चित्र कला सबसे पुरानी कला है, ठीक है। प्रायोगिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए करने लगे। यानी अब फ्रेस्को पेंटिंग, भित्ति चित्र क्या होते हैं देखिए। जो पहले के जो लोग थे वो पहले मिट्टी के बर्तन बनाते, लेकिन फिर बाद में वो मिट्टी के बर्तनों को दीवारों पर ही मीन्स चित्र बनाने लगे। धरती पर चूना प्लस्तर
कि एक अत्यधिक पतली परत से लेप किया गया है और उसके ऊपर जल रंगों से चित्रकलाएं चित्रित की गई। ये फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में बता रहा हूँ। वास्तविक भित्ति चित्र पद्धति का अनुसरण करते हुए दीवार की सतह जब गीली होती है, ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट भी पूछा गया यूपीएससी में इसने। दीवार की सतह जब गाइस गीली होती हैं तब चित्र बनाए जाते हैं ताकि रंग द्रव्य दीवार की सतह में अंदर गहराई तक चले जाए, यानी कि उसके जो रंग है जो फेड नहीं होते ताकि उसके अंदर गहराई तक चले जाए। आई होप भित्ति चित्र के बाद अगर इस तरह के उठपटांग क्वेश्चन अगर यूपीएससी दिमाग में अगर आपसे खुरापात मचाने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप उसकी काट आपके पास अब आपको मिल गई है। जबकि भारतीय चित्रकला के अधिकांश मामलों में चित्रकला की जिस अन्य पद्धति का पालन किया गया था उसे संसारिक या भित्ति चित्र के रूप में जाना जाता है। ये चूने के पलस्तर से की गई सतह पर चित्रकला करने की पद्धति है जिसे पहले सूखने दिया जाता है। अब ये भारतीय चित्रकला, देखिए भित्ति चित्र अलग है, भारतीय चित्रकला अलग है। भित्ति क्रैश जो कंपेयर करने की कोशिश करें, ये चूने के पलस्तर से की गई सतह पर चित्रकला करने की पद्धति है जिसे पहले सूखने दिया जाता है फिर चूने के ताज़ा पानी से भिगोया जाता है। तो ये सर्टेन्स जो फ्रेस्को प्लस उसमें मैं सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था। गाइज इस प्रकार से प्राप्त सतह पर कलाकार अपनी रचना का सृजन करता है, मुख्य रूप से गहरिक लाल, चटकीला लाल, सिंदूरी, गहरिक पीला, जामुनी, नीला, काजल, चाक सफ़ेद, एक हरे रंग का प्रयोग यहाँ पे जो है बेसिकली रंगों के बारे में बताया गया है और ये रंग का जो है बेसिकली जो है प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये है भित्ति चित्र, सॉरी ये है फ्रेस्को वो पेंटिंग। और आई होप देख रहे हैं एक सर्टेन, ये मैंने मॉडल उठाया एक्चुअली, इट्स नॉट अ पेंटिंग रिलेटेड टू गुप्ता काल, लेकिन ये मैंने मॉडल उठाया कि ये इस तरह से ये होता है। देख रहे हैं कितनी एक ध्यान से देखें, ये गीला लेप किया गाइस, ये गीला लेप किया, फिर इसमें गीला तो देखिए कलर भरे गए, तो इस तरह के चित्र जो है हमेशा बने रहते हैं। इसी तरह विहारों को नैतिक उन्नति और निर्देश के जो इसमें जो गुफाओं के अंदर जो विहार थे तो उसमें नैतिक उद्देश्य के जो इसमें दर्शन दिए गए। भित्ति चित्रों में फूल, पक्षी और पशुओं का चित्र महत्वपूर्ण है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोग। गुफा संख्या 2 के चित्रों में बुद्ध धर्मचक्र पवित्र मुद्रा में उपदेश देते हुए बुद्ध और बोधि का प्रामंडल साहित्य सहित जो यहाँ पे दिखाया गया। और बाकी कला में अजंता के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं, यहाँ पर मानवोचित भावों के चित्र में भी एक पूर्ण प्रभाव भी है। मीन्स ये नहीं कि अजंता की गुफाओं में से धार्मिक विषय हैं सिर्फ, नहीं, यहाँ पे मानवोचित जो भाव से जो प्रदर्शन जो यहाँ पे जो गाइस जो बेसिकली किए गए हैं। ये 9 गुफाएं आपस में मिली हुई नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें। जिस तरह अजंता एलोरा में जो मिली हुई थी, ये यहाँ पे बाकी गुफाएं नहीं मिली हुई हैं। इसमें चौथी और पांचवी गुफाओं से लगभग 65 मीटर, ये फैक्ट्स याद नहीं करें, बस ये याद रखें कि हाँ एक बरांडा है और जिसकी छत 20 भारी खंभों पर चित्र। तो जस्ट ये फैक्ट्स को इग्नोर कर दें, जस्ट ये देखें, ये कोशिश करें कि आपस में मिली हुई नहीं है और साथ में कुछ बरांडा टाइप का है और कुछ खंभों पे छत जो है अवस्थित है। इसी तरह ईसापूर्व 3वीं शताब्दी और ईसापूर्व सन 7वीं शताब्दी के मध्य जब भारत में पश्चिम भाग में बौद्ध धर्म अपनी ख्याति की प्रस्कार पर था, इस समय चीन के बौद्ध धर्म के महान विद्वान यात्री ये रट्टा मारे युआनसांग, फहान और सुआन ताई मध्य और पश्चिम भारत आए थे। तो ये पॉइंट बहुत बार कभी पूछा था कौन कौन विजिट किया गुप्तकाल के अंदर। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अब आप आंसरेबल चीज कर सकते हैं, आखिर गैस के थ्रू कर सकते हैं। अब लेट्स सी, अब पेंटिंग के अंदर थोड़ा और एनालिटिकल करते हैं। ये मैंने इंग्लिश में उठाया। अजंता केव्स के अंदर गाइस क्ले, काउडंग, स्टोन जो प्लास्टर्स जो कैसे होता है देख रहे हैं, काउडंग का यूज़ होता है, स्टोन पाउडर और राइस, और इसी तरह बाकी उसके अंदर रेड क्ले, ग्रीन लाइन एंड जूट का प्रयोग यहाँ पे जो है होता था। एक बात और गाइज, मैंने इतनी सारी रामायण बोली आपके आगे, और लेकिन अगर मैं इसको इवेल्यूशन करूँ, ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट फिर भी सर्टेन्स मैंने ये फिगर इसलिए रखी ताकि आपको इवेल्यूशन देखिए। गुप्त काल के अंदर पाई का प्रयोग हुआ, सन के बारे में पता चला कि पृथ्वी सन के आगे घूमती है। इसे कॉइन्स हमने देखे, मंदिर निर्माण शैली का हुआ, केव्स का निर्माण हुआ, कालिदास ने काफ़ी सारे रचा, ये इवेल्यूशन पार्ट में मिलेगा आपको 3rd वीडियो के अंदर इसकी।
पिलर निर्माण हुआ, ये सर्टेन्स जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स जो बने गोल्डन एरा के लिए। तो ये फिगर मैंने इसलिए रखी है, देखिए अगर आप ये फिगर अगर आप इस तरह से बनाने कोशिश करें अगर आप अपने नोट्स में, तो फिगर के थ्रू ही आपको आधे पॉइंट्स देख रहे हैं क्लियर हो जाते हैं। देखिए जीरो का निर्माण हुआ, पृथ्वी आई यहाँ पे, पाई आया, धर्म चक्र था, मंदिर निर्माण शैली थी, ये मेडिसिन थे और भी सारे, फिर ये तामपत्र थे यानी कि कुछ ना कुछ लिखा गया। तो अगर आप ये फिगर्स भी अगर याद करने की कोशिश करेंगे ना, अगर आप ये फिगर्स भी दिमाग में सेट करेंगे तो यार डेफिनेटली आप हिट करेंगे यूपीएससी। क्योंकि कल्चर एक ऐसा पार्ट है, सबसे पहले तो पथेटिक है, बोरिंग है, तो इसलिए मैंने इसको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप बोर ना हो, मैंने चित्र रखे, ताकि ये रीज़न, ताकि चित्र के थ्रू कंसेप्ट भी समझ हो सके। मेरी नेक्स्ट सीरीज़ चोला होगी अभी फ़िलहाल एज ए टेम्प्रेरी बेस में, क्योंकि पहले मैं वस्तुकला और कला ख़त्म कर दूँ, फिर चलेंगे इसके एनालिटिकल पार्ट पे, इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे और इसके प्रशासन पार्ट पे। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाइस। सो प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कुछ कमियों के बारे में, कुछ सुधार के बारे में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों स्वागत है आपका इस यूपीएससी के सफ़र में, और जो जी जान से लगे हुए हैं मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ, और जो अपने प्रयास में लगे हुए हैं मैं उनका भी बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस मेरी मोरिया की सीरीज़ चल रही थी आर्ट एंड कल्चर से, और उसको मैंने 2 वीडियोज़ को मैंने ऑन होल्ड रखा है। रीज़न्स के पीछे ये था कि मेरे पास मेल्स आई हैं, और रिगार्डिंग वो क्या, जो मेल्स में जो लिखा है मैं आपको बता देता हूँ कि सर प्लीज़ आप भी प्रशासन को छोड़ के अगर आप गुप्तकाल और चोला पे और जो इसके मंदिर निर्माण शैली पे थोड़ा विश्लेषण फिर आप बता दीजिए, क्योंकि प्रशासन तो हमें पता ही हो जाता है। तो एज़ पर डिमांड ऑन सर्विस मैं गुप्तकाल फिर लेके आया हूँ, और बेसिकली ये टॉपिक कला और वस्तुकला पे ही है, एनालिटिकल पार्ट। फिर मैंने इसमें रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा खंगाला, करीब मान के चलें कि मैंने यूट्यूब, विकीपीडिया, भारत दर्शन, CCRT साइट गवर्नमेंट की, इग्नू की साइट, इंदिरा गांधी की साइट, यूट्यूब की वीडियोस, और कंपेयर किया, कंट्रास्ट किया कि कहाँ कहाँ कमियां हैं और कहाँ कमियां नहीं हैं, उनको उन्हीं गैप्स को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। माध्यम मेरा यही है कि जो लोग हिंदी से कर रहे हैं और जो बेसिकली जिनका बैकग्राउंड काफ़ी वीक है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले पाते, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से छोटी सी एक ओनली 2 सेंट एक हेल्प है, ताकि आप लोग अपने सपने को साकार कर सकें। और इस उम्मीद से चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, गुप्तकाल से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आखिर गुप्तकाल के अंदर हमें थोड़ा कुछ, क्योंकि देखिए गुप्तकाल के अंदर स्टार्टिंग से सबसे पहले मंदिर निर्माण स्टार्ट हुआ। और जो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि प्लीज़ एक बार एक ओवरव्यू देख लें अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने एनालिटिकल पार्ट ही रखा है मोस्टली, फैक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, क्योंकि यूपीएससी के अंदर फैक्ट्स महत्व रखते हैं बट इतने नहीं जितना कि पीसीएस में। सो ये वीडियो स्ट्रिक्टली जो बेस होगी वो गाइज यूपी IAS एग्ज़ाम प्रीम्स प्लस मेंस की होगी। मेंस और प्लस प्रीम्स दोनों ही ये क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजन के पीछे ये है कि अगर आप लास्ट 2005 से अगर पैटर्न चेंज देखें, इतना पैटर्न चेंज हो गया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जहाँ पे लूसेंट भी फेल हो जाती है, और इवन दैट यहाँ पे बहुत सारी जो कोचिंग वाला उसके जो टेस्ट सीरीज है वो भी फेल हो जाती है। और हम सोचते हैं फिर घर आके यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, फिर गूगल पे सर्च मारते हैं, फिर मीन्स इतनी सारी डिस्कशन होती हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कोई किसी का आंसर A है, किसी का आंसर B है, तो इतने सारे गैप्स भी मिलते हैं। तो मैं आई होप मैं इसको जल्द से ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि इसमें 34 पेजेस हैं गाइज, और कुछ 3000 शब्दों के अंदर है, 2995 शब्द के अंदर मुझे जो शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और आशा करता हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। देखिए गाइस, मौर्य काल के अंदर 2 तरह की वस्तुकला, यानी गुप्त काल के अंदर 2 तरह की वस्तुकला 2 प्रकार से ली गई थी। एक थी हमारी मंदिर और दूसरा था आपका चट्टानों को काट कर मंदिर वस्तुकला। ठीक है गाइस, पर इसको सबसे पहले पढ़ने से पहले मैंने ये सोचा कि क्यों, आखिर इस गुप्तकाल में क्या है और क्यों मुझे पढ़ना है, आखिर यूपीएससी, क्योंकि मेरा टारगेट यूपीएससी है यहाँ पे, तो मैं यूपीएससी
क्यों पूछना चाहता है, क्या रीजन? देखिए सबसे पहला पॉइंट ये था कि यहीं से मंदिर निर्माण शैली का स्थापना हुई, यहीं से मंदिर निर्माण शैली को एक आधारशिला मिली। दूसरा पॉइंट ये था कि इस काल से ही यहाँ पर क्या नाम है बहुत सारे अपडेशंस हुए। मीन्स मूर्ति कला के अंदर बहुत ज़्यादा, इवन दैट गुफाओं को काट कर भी कुछ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अपडेशन, जो मीन्स उनका अपडेशन हुआ। तो गाइज फिर एक क्वेश्चन ये भी हुआ, आखिर क्यों मुझे पढ़ना है फिर? ऑफकोर्स क्योंकि यूपीएससी चाहता है, अब जैसा यूपीएससी वाला मैं भी वही करूँगा। तो ताकि हमें अपने पूर्वजों के बारे में जो हमारे हैं और हमें हमारी निर्माण शैली के बारे में हमें जान सकें, ताकि अगर कल को आप अगर यूपीएससी हिट करते हैं और आप आईएएस रैंक या फिर आईएफएस रैंक में अगर आप मतलब कि अगर सेलेक्ट होते हैं, तो एज पर अगर कल को इन फ्यूचर में अगर आप जैसे कि किसी कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे कभी कोई डिबेट चल रही होती है गेस्ट रूम में या टी ब्रेक पे, तो आप उस डिबेट को काउंटर कर सकें और उनको हमारी शैली के बारे में बता सकें, प्रभावित हो सकें। यानी कि एक तरह से टूरिज़्म का भी अगर इनडायरेक्टली देखें दूसरे एंगल से, तो टूरिज़्म का भी विकास करते हैं, ताकि ऑफकोर्स वो लोग आप ऐसे तर्क बताएंगे वो चम्मे होंगे, वहाँ के यहाँ देखेंगे तो डेफिनेटली इस तरह से टूरिज़्म विकास होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, व्हाट्सोएवर। चलिए अब गाइस इस काल की वास्तुकृति मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक महत्व है। इसके अंदर मंदिर निर्माण सबसे पहले हुआ। सेकंड पॉइंट इसमें जो है बड़ी संख्या में मूर्तियों तथा मंदिरों के निर्माण द्वारा आकार लेने वाली इस कला के विकास में अनेक मौलिक तत्व देखे जा सकते हैं, जिसमें विशेष यह है कि ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग होगा। इस देख रहे हैं यानी कि ईंटों के स्थान पर अगर आप ध्यान से देखें, ईंटों के स्थान पर पत्थरों का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया। यानी कि पहला चेंजेस हमें यहाँ पे ये मिला एनालिटिकल पार्ट में। इस काल की वास्तुकला को 7 भागों में बांटा जा सकता है: राजप्रसाद, आवासीय गृह, गुहाएं, मंदिर, स्पूत, विहार एंड स्तंभ व्हाट्सएवर। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म, देख रहे हैं, ब्राह्मण धर्म के प्राचीनतम गुहा मंदिर निर्मित हुए। यहाँ पे जो ब्राह्मण धर्म से लेकर गुहा मंदिर, जो केव्स जो बोलते हैं, वो निर्मित हुए। ये भिलसा मध्य प्रदेश के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। मैं ये आपके लास्ट लेक्चर्स में बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। ये गुहाएं चट्टानें काट कर निर्मित हुई हैं। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ छोटा सा कि आगे आखिर ये हिस्ट्री क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। उदयगिरी के अतिरिक्त अजंता, गाइस, एलोरा, औरंगाबाद और बाग की कुछ गुफाएं गुप्तकालीन हैं। यहाँ पे कुछ गुफाएं, सभी नहीं है, इसमें 16 और 17 जो है गुप्तकालीन है। इस काल में मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर हुआ। इस काल के अंदर मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर हुआ। मीन्स स्टार्टिंग सपाट से लेके ऊंचे चबूतरों पर लेके गए। ये भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। शुरू में मंदिरों की छतें चपटी होती थी, बाद में शिखरों का निर्माण यहाँ पे ऐड किया गया। शिखर, चपटी। मंदिरों में सिंह, मुख, पुष्पण, गंग, यमुना की मूर्तियां, झरोखे आदि के कारण मंदिरों में अद्भुत आकर्षण यहाँ पे, यानी कि प्रतिमाएं हैं, उपमाएं दी गई हैं कि इस तरह से मतलब कि एक तरह से आकर्षण मिलता रहा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मंदिर निर्माण के चरण गाइस। ये एक ऐसा जहाँ पे विजार्ड भी फेल हो गया और काफ़ी इवन दैट जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज थी, जो क्योंकि मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी राइटर का कि कल को मेरे आगे क्लेम करे, तो फेल हो गए। क्योंकि चरण बेसिकली इंग्लिश मीडियम में दे रखे हैं, नितिन सिंघानिया के नोट्स में मैंने देखे ऑनलाइन, उसके में है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए जस्ट फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। तो आई होप मैंने ये ट्रांसलेशन किया है कहीं से, और अगर ट्रांसलेशन में कुछ कमी हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए चलते हैं पहले चरण पे। गाइस इसमें 5 चरण हुए टोटल इस गुप्त काल के अंदर। पहले चरण के अंदर वृत्ताकार मंदिर बना। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि मंदिर क्यों, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें द्रविड़ शैली वैसे नागर शैली में मैंने डिफरेंस बताया, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए वर्गाकार, यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्क्वायर फॉर्म, नॉट रेक्टेंगल। जस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि ये वर्गाकार मंदिर था, यानी कि वर्गाकार मंदिर, पहला पॉइंट। जब स्टार्टिंग का जब चरण स्टार्ट हुआ, जब जैसे जैसे चंद्रगुप्त के बाद स्टार्ट हुए आगे, तो उसके बाद मंदिर शैली में कुछ चेंजेस आए। उन्हीं चेंजेस को चरणों में हम अगर हमारे इतिहासकार देखते हैं
कुछ विभिन्नताएं देखते हैं, उन्हीं चरणों को मैंने यहाँ पे कोशिश करूँ समझाने की। देखिए जब स्टार्टिंग में जब मंदिर बने तो कुछ इस तरह का मंदिर था, देख रहे हैं, कुछ ऊपर शिखरा नहीं है। शिखर मीन्स वो जो यूँ कोन टाइप में जो होता है, जिसको हम शिखर कहते हैं अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड। सपाट छत, अब देखिए सपाट छत मीन्स देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वर्गाकार है, ये एक स्क्वायर फॉर्म में है। अगर आप ध्यान से देखें तो मंदिर का आधार काफ़ी नीचे रखा गया था, ये देख रहे हैं आप। मंदिर का आधार मीन्स अगर मैं थोड़ी सी फिगर और मैं आपको क्लियर करूं, ये देख रहे हैं गाइस, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये देखिए मंदिर का बिल्कुल नीचे है, जस्ट ये देखिए, ये अगर बाउंड्री है तो ये इसके ऊपर है। और आज के समय अगर कोई दिल्ली में है तो वो भी आप मंदिर देख लें तो कितने डिफरेंस मिलेंगे। इसी तरह पिलर्स काफ़ी मोटे थे, पिलर्स मीन्स ये गाइस, ये चीज़ देख रहे काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, और उस समय की कारीगरी आप सोच सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन कारीगरों में थे। अगर मैं इसको मैप में लेके जाऊं तो ये था यानी गर्भगृह गाइस, ये चीज़, ये पोर्शन, ये जब देवी देवता की पूजा रखने के लिए ये इन्होंने गर्भगृह बनाया। यहाँ पे पिलर यहाँ पे ये देखो ना 4 पिलर्स 1 2 3 4, इसको इसी को मैंने ड्राइंग शेप में रखा, और स्क्वायर से, यानी कि ये जो था ये स्क्वायर टाइप में था, यानी कि वर्गाकार में था। पहली स्टेज में ये था हमारा, जो ये एनालिटिकल पार्ट में मिला। और इसी के बाद इस मंदिर के जो एग्जाम्पल्स, मंदिर नंबर 17 इसी को बोलते हैं, और इसको कंकाली देवी का मंदिर भी कहते हैं, सांची में जो मध्य प्रदेश के अंदर है बेसिकली, ये कंकाली देवी मंदिर तेगुआ। ये देखिए चपटी छत का ये छोटा सा मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, लगभग 5वीं शती ईस्वी का सुंदर नमूना है। इसके सामने मंडप है और इसके स्तंभों पर घपट, टलब और मानवाकृति समेत चैत्य बने हुए हैं। इस मंदिर में खुदी गंगा, यमुना और शेषाश्य विष्णु की मूर्तियाँ गुप्त मूर्ति कला के सुंदर मीन्स यहाँ पे जो है विष्णु की जो मूर्ति थी, जो यहाँ पे मतलब स्थापित एक तरह से करी गई थी। क्योंकि ऑफकोर्स गुप्त कला था तो हिंदू ब्राह्मण से रिलेटेड था, तो डेफिनेटली इसमें अब बुद्धिज्म का काफ़ी ज़्यादा ह्रास हुआ। और ये आने वाले चरणों में देखिए चरण 2 यानी कि चरण 2, इसमें हमने क्या क्या चेंजेस देखे। अब पहले फिगर देखते हैं गाइस। चरण 2 के अंदर देख रहे हैं कुछ इस तरह के मंदिर बनने स्टार्ट हुए, यानी कि एक वर्गाकार, पहली बार वर्गाकार। ऑफ कोर्स अभी तक ये वर्गाकार ही चल रहा है, ध्यान रखिए, इट्स नॉट एनालिटिकल पार्ट है। और एक बात और, यहाँ पर इन मूर्तियों में भाव पक्ष को दिखाने की बहुत ज़्यादा चेष्टा की। कुषाण काल में ऐसा नहीं था, कुषाण काल में हास्यास्पद था, ठीक है, मूर्तियाँ बना दी हो गया, लेकिन गुप्त काल की मूर्तियाँ कुछ कहना चाहती थी, तो ये भाव पक्ष की तरफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रखता है। अब गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए मूर्तियों में वस्त्रों के प्रयोग का प्रारंभ कर दिया, देखा, यानी कि यहाँ से अब मूर्तियों में वस्त्रों का प्रयोग होना यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसी तरह गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता है कि इन मूर्तियों में शालीनता, सरलता, आध्यात्मिकता के भावों की अभिव्यक्ति मीन्स ये मूर्तियाँ एक तरह से विभक्त करती हैं शालीनता को, अध्यात्मिकता को और सरलता को। गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों को सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति। अब गुप्तकालीन मूर्तियों में हम पहले बुद्ध की मूर्तियों को देखेंगे, जो सारनाथ में जो बैठे हुए मूर्ति, जो बुद्ध की मूर्ति है गाइस, वो कुछ इस तरह से देख रहे हैं। ये मैंने गूगल से उठाया, किसी साइट से उठाया मैंने, गवर्नमेंट साइट से, और देख रहे हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह मथुरा में हमें मिली बुद्ध की खड़ी मूर्ति। अब यूपीएससी यहाँ गेम खेलता है, क्यों? फैक्ट्स इतने वो रट्टा मारते रहते हैं, समझ आता नहीं है। वो बोलता है खड़ी थी बुद्ध, अब लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यार खड़ी थी, बैठी थी, लेटी हुई थी। तो मैंने कोशिश करी है एनालिटिकल पार्टी डालने की, क्योंकि हमने देखा होगा डेट्स, फिगर्स मैंने बिल्कुल इग्नोर किए हैं, क्योंकि यूपीएससी डेफिनेटली यूपीएससी है, एसएससी और ये पीसीएस नहीं है कि आपको फैक्ट्स रखने हैं, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। क्योंकि एक आईएएस बनना है तो आपको विश्लेषण पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए यूपीएससी विश्लेषण पार्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है कि आप में विश्लेषण की क्षमता अभी से स्टार्ट हो जाए,
ये नहीं आप IAS बन गए फिर विश्लेषण करेंगे, तो नहीं, आप अभी से ही किसी चीज़ों को, हर एक पहलू को 3 तरह से 4 से 5 तरह से सोचने की हिम्मत आप में होनी चाहिए कि हाँ ये आंसर इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस मुद्दे का सोल्यूशन इस तरह से हो सकता है। इसी तरह मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति ये मिली, देख रहे हैं कितना भव्य है। उस समय की मूर्तियाँ आप कंपेयर करें गाइस तो डेफिनेटली एक जिसको बोलते हैं उम्दा कारीगरी जिसको बोल सकते हैं। आज के समय तो ठीक है, होता है सबके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू होता है, सबके थ्रू होता है, 3D है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन उस समय की हाथ से बनी कारीगरी वाकई काबिल तारीफ है। इसी तरह सुल्तानगंज की कांस्य की मूर्ति, ये कभी भी पूछ लेता UPSC, ये सुंदर, ये भी ब्रिटिश संग्रहालय में उपस्थित है ये, और ये कांस्य की मूर्ति, ये भी इसमें एक पॉइंट्स जो है हमें गुप्त काल के अंदर जो देखने को मिलता है। इन मूर्तियों में बुद्ध की शांत चिंतन मुर्दा को दिखाना पड़ेगा, मीन्स एक तरह से शांत, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शांत स्वभाव से। तो भगवान शिव के एक मुखी, अब यहाँ पे भगवान शिव जो डेफिनेटली जो हुआ, भगवान शिव उनके चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ। मीन्स अब यहाँ पर उनके जो मुख से रिलेटेड जो पहले एक थे, फिर अब चतुर्मुखी, फिर पंचमुखी, इस तरह से जो निर्माण जो शिव की मूर्तियों के, वो गुप्त काल में ही हमें देखने को मिले। और क्योंकि ये पैटर्न हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपेयर कंट्रास्ट मैं आपको 3rd वीडियो में दूंगा इसकी, कि इवैल्यूएशन में हम कैसे क्या करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कुषाण से कैसे कंपेयर करेंगे, तो और गुप्तोत्तर काल से कैसे हम करेंगे, तो ये मेरी 3rd वीडियो में होगा। ये अभी गुप्त काल की पहली वीडियो चल रही है। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशा मंदिर में स्थापित है। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मूर्ति थी क्योंकि यहीं से मेरे को आधार मिला। ये भारतीय राष्ट्रीय शैली की थी और गुप्त काल चित्रकला का स्वर्ण युग था। ये पॉइंट्स मुझे गूगल से मिले। गाइस बैकग्राउंड एक बात और कि मैंने कुषाण गुप्त काल को यहाँ पे रखा, रीज़न ये था कि अगर मैं आपको मूर्तिकला का विशेषण पाठ समझाऊंगा तो शायद आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए और आप बोर होने लग जाओ। तो इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए मैंने कुषाण गुप्त काल को रखा, क्योंकि ये कनेक्टिंग एंगल है, क्योंकि कुषाण के बाद ही गुप्त आए थे, तो उससे पहले का जो थोड़ा सा एक अगर 150 साल का कुछ गैप था, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ जो मूर्तियों में जो चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए, तो हमें उसके बारे में भी एनालिटिकल पार्ट यहाँ देखना पड़ेगा। तो द्वितीय शताब्दी के कुषाण वंश के आखिरी शासक वासुदेव का शासक समाप्त हुआ और इसी के साथ मथुरा की कुषाण कला का उत्कर्ष भी समाप्त हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे, यानी मथुरा कला के यहाँ पे कुषाण काल के अंदर मथुरा कला एकदम अब यहाँ से जो है डाउन होनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद गुप्तों के सुदृढ़ शासन की स्थापना, इस भूप्रदेश की राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी। ठीक है, अब गुप्तों के समय कला को एक नया मोड़ मिला, यहाँ पे एक नया मोड़, साथ ही साथ अब गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, भाव पक्ष की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये है इंपॉर्टेंट। कुषाण काल से अगर हम चलें गुप्त काल के अंदर तो हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर भाव पक्ष पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। स्क्वायर टाइप में था, वर्गाकार, और यहाँ पे मंडपा था और ये 4 तरह के पिलर थे। ठीक है, लेकिन ये देख रहे हैं, ये नागर शैली का एक पूर्ण विकसित, यानी 4 तरह से 1 2 3 4, ये आपकी सीढ़ियाँ हो गई, ये गाइज ये आपका हो गया शिखर, ये देख रहे हैं, ये हो गया शिखर, 4 साइडेड पिरामिड विद रिकॉग्नाइज्ड टाइम, बाकी इन्हें क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। और इसी तरह देख रहे हैं ये पिलर्स दे दिए इसने, ये इस तरह से पिलर, बीच में फिर इसके बीच में गर्भागृह रखा गया और यहाँ पे मूर्ति स्थापित रखी गई, मूर्ति स्थापित यहाँ पे रखी गई और अलग अलग तरह के जो मंदिर जो निर्माण शैली का जो है विकास हुआ। इस आगे चलते हैं स्टेज 4। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको थोड़ा सा एनालिटिकल देखें तो आयताकार मंदिर, पहली बात, पहले हमारा वर्गाकार चल रहा था गाइस, फिर इसमें भी शिखर हुए, लेकिन इसमें उच्च मंच हो गए, यानी मंचों को काफ़ी ज़्यादा उच्च रखा गया। साथ में पंचायतन शैली इसमें पूर्ण विकसित, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है तेर मंदिर, सोलापुर, महाराष्ट्र। अब ये तेर मंदिर कैसा दिखता है गाइस, ये मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। ये देखिए, ये कुछ एक अलग अलग शैली, एक अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में जिस तरह से मंदिर चलने स्टार्ट हुए, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेज गाइस
पांचवा, ये बड़ा ही जिसको बोलते हैं क्रिएटिव माइंड से था। और इसमें जो पांचवी स्टेज के अंदर था गोलाकार मंदिर, और इसमें ऊपर शंकु टाइप रखा गया था। इसका एग्जाम्पल है मनियार मठ, मीन्स ये देख रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना, ये इधर से दिखाया मैंने, ये देखिएगा। ये कुछ इस तरह से लास्ट स्टेज में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस तरह के मंदिर भी बने थे, इन्होंने बनाए। ये देख रहे हैं, ये शंकु टाइप का ये बन गया। पर देखिए मंदिर कितना बड़ा, ध्यान से देखिए, ये पब्लिक खड़ी है और ये मंदिर फिर भी बड़ा है। और ये मैंने गूगल से निकाला इसको, और ये देख रहे हैं अंदर का सीन है। और एक चीज़ आपको यहाँ चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये ईंटों से बना हुआ है। पहली बात, फिगर देखते आपको दिमाग में सेट होना जाना चाहिए कि ये पत्थर से ना बन के ईंटों से बना हुआ है। तो ये 5 तरह की जो शैलियाँ रखी, क्योंकि इसमें एक सर्कुलर फॉर्म इन द सेंस गोलाकार फॉर्म में जो ये मंदिर बनाने की मीन्स चेष्टा करी गई। अगर मैं कंपेयर करूं तो चिंकीज़ जापानीज़, जो जापानीज़ और कोरिया के जिस तरह के मंदिर जो वहाँ रहने टाइप का जो बनाया जाता है, आपने पिक्चर भी देखी होगी, तो उसमें समानता कुछ इस तरह से मिलती है। तो ये कुछ सर्टेन चरण थे जो हमारे इतिहासकारों ने एनालाइज किया धीरे धीरे। और नाउ कुछ रेक्टाफिकेशन जो आपको मग ऑफ रखना ही है, ताकि इसका कोई तोड़ तो दे सकते हैं बट कोशिश करें समझने की और साथ साथ पढ़ने की। देखिए गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों से बनाए जाते थे। साथ में भित्तर गांव का मंदिर ईंटों से ही निर्मित है। तो भित्तर गांव का मंदिर प्लीज़ इसको कोशिश करें दिमाग सेट करने की। गुप्तकालीन के महत्वपूर्ण मंदिर गाइज, इसमें पहले है एक विष्णु मंदिर है तिगवा जगलपुर मध्य प्रदेश। इसी तरह शिव मंदिर भुमराह मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नचना कुठार यूपी। दशावतार मंदिर देवगढ़ गाइज। इसी तरह शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर यानी लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, यह भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे जो आपको चरणों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक जो कंसेप्ट आपके क्लियर होने की होते रहेंगे। चलिए गाइज अब चलते हैं मूर्तिकला बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर मैं बोलूँ तो ये गुप्त काल में मूर्तिकला सबसे ज़्यादा उम्दा थी, तो ये भी एक टॉपिक है। और इस काल में 3 तरह की मूर्तियाँ बनी गई गाइज। पहली थी बुद्ध की मूर्ति, दूसरी थी जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ, और तीसरी थी हिंदू धर्म की मूर्तियाँ। जो एनालिटिकल पार्ट मिला। चलते हैं, देखिए इसका ओवरव्यू देखते हैं। गुप्तकालीन कला का सर्वोत्तम पक्ष उसकी मूर्तिकला है। दूसरा पॉइंट इसमें मिला गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र। अब यहाँ पे जो प्रमुख केंद्र थे, जो कुषाण जिसको बोलते हैं कनिष्ठ के शासन में, वो उसका मथुरा था। और यहाँ पे अब मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र हो गए। ये 3 चीज़ यहाँ पे जो गुप्त काल के जो मतलब कि यहाँ पे चेंजेस हमें मिले देखने को। इसकी अधिकांश मूर्तियाँ हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थी। विष्णु, दुर्गा, ये बाद में आए, ब्रह्मा। गुप्त काल की मूर्तियों में कुषाण कालीन नग्नता एवं कामुकता का पूर्ण लोप हो गया। मीन्स गुप्त काल जो कुषाण कालीन जो मूर्तियां थी वो पहले नंगी अवस्था में ज़्यादा दिखाई गई। अवस्था उन पे जो कपड़ों को इतना विशेष महत्व ना देते हुए उसके मीन्स उसकी नंगी अवस्था को दिखाना, और गुप्त काल में यहाँ पे कपड़े पहना दिए गए। ये बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल वर्गाकार, क्योंकि यहाँ से मुझे फिगर क्लियर नहीं हो रही थी क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने गूगल से दूसरी फिगर निकाली, क्योंकि मुझे एक प्योर एक एनालिटिकल पार्ट मुझे मिल सके। तो मैंने दूसरी फिगर भी रखी। फिगर इसलिए ताकि ऑफ कोर्स पहले लेक्चर की तरह कि हमारे जो सर्टेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते रहें। ऊपर सपाट छत, अब देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब उच्च मंच मीन्स पहले के मंदिर, अगर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ, देख रहे हैं, अगर इसमें मैं आपको लेके चलूँ हल्का सा, तो जो पहले के मंदिर थे ना वो बिल्कुल देख रहे हैं नीचे रखे गए। ये देखिएगा बिल्कुल नीचे रखे गए जो। लेकिन अब के जो मंदिर थे, जो सेकंड चरण में जो चला, जो जिसको पार्वती कहते हैं, ये सेकंड मंदिर में जो चला वो बेसिकली
अब जो है हल्का सा इन्होंने देखे ना, ये अगर मंदिर है तो ये देखिए करीब 4, देख रहे 4 से 5 फुट का गैप मीन्स ऊंचा उठाया गया है। तो अब ऊंचे मंच रखे गए, गर्भगृह के आसपास घेरा किया गया, मीन्स घेरा देख रहे हैं इस तरह का गाइस, ये इस तरह का ये घेरा कर दिया गया। मैंने यहाँ से हमें जो चेंजेस मिले, पहले वाले मंदिर में हमें घेरा नहीं मिला था, अब यहाँ पे हमें घेरा मिला, बट साथ में हमें यहाँ पे ऊंच मंच मिला। और अब मंदिर में 2 फ्लोर बने, 2 फ्लोर मीन्स देख रहे ना 1 2 1 2, यानी 2 फ्लोर बनने अब हमें एक तरह से। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है पार्वती मंदिर, और जो ये है नचना कुतारा मध्य प्रदेश में गाइस, ठीक है। अब इसका तृतीय चरण देखते हैं। तृतीय चरण में हमें जो है बेसिकली हमें क्या कहा गया, तृतीय चरण के अंदर गाइस ये रहा, देखिए तृतीय चरण के अंदर अगेन वर्गाकार, अभी भी जो मंदिर है वर्गाकार ही है। शिखर की अवधारणा शुरू होगी यहाँ से, यानी कि अब जो इस पे जो यूं जो कोन टाइप का था, यूं जो कोन टाइप का था वो स्टार्ट हुआ, लेकिन शिखर अभी भी कम ऊंचा ही था। मीन्स अभी तृतीय चरण के अंदर भी जो शिखर थे वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे, अभी भी वर्गाकार शिखर था। मीन्स वर्गाकार टाइप में जो यूं यूं जो वर्गाकार के टाइप में शिखर थे, स्तंभ अब इसमें जोड़े गए, अब साथ में इसमें स्तंभ जोड़े गए और उच्च मंच जारी रखा गया। साथ में पंचायतन शैली के मुख्य मंदिर और प्लस 4 सहायक धार्मिक स्थलों का परिचय। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है इस टॉपिक का, देख मतलब 5 तरह की मूर्तियाँ रखी गई, बीच में हमने विष्णु की मूर्ति रखी, साथ में हमने 4 साइड भगवान को भी देना स्टार्ट कर दिया गाइस। ये मैंने फिगर उठाई गूगल से। अब इसको एनालिटिकल पार्ट में देखते हैं। देखिए अधा मंडपा ये इस तरह से, दूसरा मंडपा ये रहा गाइस, तीसरा महामंडपा ये देख रहे हैं, फिर ये जो 5वां था ये गर्भगृह था, देख रहे हैं अंतरला ये आपके इस तरह से। और जो लेकिन जो ये 9 ये इसके सहायक धर्मीय स्थलों का एक तरह से परिचय देने लग गए, यानी कि साइड में भी जो है मंदिर से जो क्या नाम है मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित करने लगी। तो यही एक तरह से पंचतायन को जो शैली का नाम इसमें जो है दिया जाता है। इसी तरह मैंने फिगर्स को दिखाया, देख सकते हैं दुर्गा, सूर्य, गणेशा, विष्णु, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 तरह के मंदिर और 5 देख रहे हैं आप इस तरह से। तो ये आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब मुख्य मंदिर आयताकार में, अब लेकिन मुख्य जो मंदिर था अब यहाँ पे आयताकार में बनना स्टार्ट हो, और लेकिन प्लस नागर शैली के अग्रदूत, मीन्स अब नागर शैली यहाँ से पूर्ण रूप से एक तरह से विकसित होने लग गई, और यहीं से इसका मूल्यांकन भी स्टार्ट धीरे धीरे हुआ। इसी तरह इसका जो था दशावतार मंदिर, देवगढ़, उत्तर प्रदेश। गाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर हमारे देश का, क्योंकि इसी मंदिर से हमें एक आधार मिला। अब मैं पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ, देखिए ये इसकी दूसरी फिगर ये रही, देख रहे हैं यहीं से यानी शिखर जो है नुमा है। अगर हाँ यूपीएससी यहाँ ट्रिक कर सकता है कि क्या ये मंदिर पूर्ण अवस्था में है अभी भी, तो आप देख रहे हैं कुछ खंडित अवस्था में स्टार्ट हो गया ये मंदिर। तो यहाँ पे भी यूपीएससी यहाँ पे आपसे गूगली मारने की कोशिश करेगा क्योंकि कंफ्यूज कर सकते हैं ये गाइज। और इसी तरह आपका ये दुर्गा टेम्पल है होल, ये देख रहे हैं गाइज ये इस तरह से। फिर ये मैंने गूगल से निकाला बिल्कुल क्लियरिटी पिक्चर लाने के लिए, ये देख रहे हैं बिल्कुल पत्थर नुमा, अगर हम देखें इसको बिल्कुल ही ईंटों से ना बन के पत्थर नुमा ये जो है आपका मंदिर है। तो इसी तरह दशा मंदिर देवगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है गाइज, और दुर्गा मंदिर ऐहोल कर्नाटका। प्लीज़ इसको रट्टा मारने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं टेम्पल टेक्नोलॉजी, मीन्स आखिर ठीक है मंदिर समझ आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट ये है कि आखिर क्या फंडे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि कभी कभी मंदिर निर्माण में हम लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और ये कुछ देख रहे हैं सिंपल सी बात है, अगर पहले चरण में देखें तो ये आपने ये मंदिर देखा था, बीच में गर्भगृह था और